नमस्कार। आज की इस क्लास में स्वागत है आप सबका। आज हम 8वीं यूनिट पे बात करेंगे जो हमारी काव्य शास्त्र से संबंधित है। असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक प्राध्यापक की 8वीं यूनिट है और नेट के सिलेबस में, नेट सेट के सिलेबस में तीसरी यूनिट है। ठीक है, सिलेबस आपका सेम है, मतलब पाठ्यक्रम आपका समान है। ठीक है, आपकी सेम चीज़ें दी हुई है आपको पाठ्यक्रम में जो आपके नेट में है। ठीक है, नेट सेट में जो दिया हुआ है वही आपके सहायक प्राध्यापक के पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। ऐसा कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत 2-5% चेंज होगा आपका, उसके बाद कोई चेंज नहीं है। सिर्फ यूनिट का फ़र्क है। आपकी 8वीं यूनिट में है, मतलब एपी की 8वीं यूनिट में दिया हुआ है, नेट की तीसरी यूनिट में दिया हुआ है। उसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं है। क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज होगा, पैटर्न में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है क्योंकि पैटर्न यहाँ से भी आपका सिंगल लाइनर प्रश्न आता है। नेट में भी सिंगल लाइनर प्रश्न ही देखने को मिलेंगे आपके काव्य शास्त्र से। ठीक है, तो यहाँ से आपके प्रश्नों की संख्या दोनों में समान मिलेगी। मतलब इस यूनिट से काव्य शास्त्र से वो भारतीय काव्य शास्त्र हो चाहे पाश्चात्य काव्य शास्त्र हो, यहाँ से आपके 8 से 10 प्रश्न, मतलब वैसे तो हर यूनिट से हर इकाई से 10 प्रश्न बनते हैं, पर यहाँ से आपके 8 से 10 प्रश्न की संभावना मतलब बनती है। ठीक है, हर यूनिट से बनते ही हैं। ठीक है, और यहाँ से आपके सिंगल लाइनर प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है, और पैटर्न जो बनता है, मतलब ऐसा प्रश्न बनता है कि किसी भी जो हमारे काव्य शास्त्री हैं उनकी पुस्तक का नाम पूछ लिया जाता है, उनका कोई कथन पूछ लिया जाता है, या उन्होंने जो संप्रदाय दिए हैं, कोई रीति संप्रदाय है, कोई ध्वनि संप्रदाय वाला, कोई औचित्य वाला, कोई वक्रोक्ति वाला है। या हम पाश्चात्य में जाते हैं तो पाश्चात्य में हम निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत देखते हैं, या हम निर्व्यक्तिक सिद्धांत के बाद हम संप्रेषण का सिद्धांत देखते हैं, या हम रूसी रूपवाद देखते हैं। ठीक है, हम फैंटेसी देखते हैं, या हम कालरिज की कल्पना देखते हैं। ठीक है, या हम विरेचन का सिद्धांत देखते हैं, या हम अनुकरण का सिद्धांत देखते हैं, या हम वर्डवर्थ का काव्य भाषा का सिद्धांत देखते हैं। तो इनके सीधे सीधे नाम पूछ लिए जाते हैं कि काव्य भाषा का सिद्धांत किसने दिया है, या कल्पना का सिद्धांत किसने दिया है, या निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किसने दिया है, या कि वक्रोक्ति का सिद्धांत किसने दिया है, या फिर आपकी औचित्य का सिद्धांत औचित्य किसने दिया है। ठीक है, ये सामान्य से ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। या थर्ड जो पैटर्न आता है, इनकी पुस्तक का नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तीसरा जो पैटर्न बनता है, तीसरा जो तरीका आता है वो आपका ये बन जाता है कि इनसे पूछ ले जाते हैं कि इनकी पुस्तक का नाम आपसे पूछ लिया जाता है ना। सामान्य तरीका ये होता है कि इनकी पुस्तकों के नाम आपसे पूछ ले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी इनकी पुस्तकों के नाम आपसे बहुत बार बहुत बार इनकी पुस्तकों से आपसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, इनकी पुस्तकों के कथन पुस्तकों के नाम ही आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, पुस्तकों के नाम ही आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इनसे आपसे जैसे काव्य शास्त्र पूछ ली जाएगी आपसे। ठीक है, काव्य शास्त्र आपसे पूछ ली जाएगी। ठीक है, काव्य अलंकार सूत्र आपसे पूछ ली जाएगी। तो सीधी सीधी पुस्तक के नाम पूछ ले जाते हैं। हमें ये कठिन क्यों लगती है? कठिन इसलिए लगती है कि हमारा आज तक इनसे कोई सामना नहीं हुआ होता है। ठीक है, हमारा इनसे कोई सामना नहीं हुआ होता है। ठीक है, हमने इन्हें नहीं देखा हुआ होता है, हमने भी आज तक इनको कभी नहीं पढ़ा होता है, इसलिए हमें लगता है कि यार ये बहुत टफ है। ठीक है, जब हम इनको पहली बार पढ़ते हैं, मतलब जब हम काव्य शास्त्र पढ़ रहे होते हैं तो हमने आज तक कभी पढ़ा नहीं होता है। ग्रेजुएशन में हम पढ़ते पोस्ट ग्रेजुएशन में, मतलब हम स्नातकोत्तर में, हमारी पीजी की क्लास में हम पढ़ रहे होते हैं, तो हम सिर्फ पास होने की दृष्टि से उसको देखते हैं और हम पास हो भी जाते हैं। ठीक है, पास होने की दृष्टि से देखते हैं और पास हो भी जाते हैं। हम उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं और पास होके हम चले जाते हैं बाहर। ठीक है, तब हम उसको इतना विशेष रूप से देखते नहीं है, इसलिए हमें यहाँ आकर वो क्या लगता है, कठिन लगता है, और हमें लगता है कि ये थोड़ा सा हमारा क्या है, हमारा थोड़ा सा ज़्यादा ठप हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्या होता है, इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं। थोड़ा और टप कर देता है तो नेगेटिव टाइप के पूछ लेता है, जैसे है और नहीं है। मतलब जैसे क्या पूछ लेगा कि इनमें से कौन अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है ना। आपका क्वेश्चन क्या दे दिया कि इनमें से कौन अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, विश्वनाथ, दंडी, भामे और उद्भट। ठीक है, अब आपको दे देंगे नाम, सब एक जैसे लग रहे हैं, दंडी भी लग रहा है, भामे भी लग रहा है, उद्भट भी लग रहा है, विश्वनाथ भी लग रहा है। अब विश्वनाथ नहीं है। ठीक है, क्योंकि विश्वनाथ जो है वो रसवादी आचार्य है, बाकी सब अलंकारवादी आचार्य है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है, इस प्रकार का जो पैटर्न है, ये तरीका जो है वो प्रश्न पत्र में अपनाया जाता है। ये दोनों के लिए सारी चीज़ें समान रहेंगी, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट वालों के लिए पैटर्न भी सेम रहेगा, प्रश्न भी समान रहेंगे लगभग।
ठीक है, ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पाठ्यक्रम भी आपका समान ही है, ठीक है, इसलिए आपको ज़्यादा कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास को। ठीक है, बिना समय गवाए आज की इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। आप लोग अंत तक वीडियो को देखिएगा। ठीक है, आप लोग, मैंने आपको कल की क्लास में भी आपको मैंने बोला था कि भाई लोग कम से कम एक आध बीच में कमेंट कर दिए करो, कुछ समझ में आ रहा हो तो वो बोल दिए करो, नहीं समझ में आ रहा तो वो बोल दिए करो, थोड़ा जीवित मुद्रा में देखो ना, कम से कम ऐसी जीवित मुद्रा में देख लिया करो कि मुझे लगे कि कोई जिंदा आदमी इस वीडियो को, इस क्लास को देख रहा है ना। कम से कम मुझे लगे कि मेरी मेहनत जो है वो कम से कम थोड़ी सी, मैं सही दिशा में मेहनत कर रहा हूँ, है ना, मतलब कोई स्टूडेंट इसको देख रहा है ना, ऐसा मुझे फील तो होना चाहिए थोड़ा बहुत अंदर से, जो मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे लगना चाहिए, तो उस हिसाब से थोड़ा सा ध्यान रखो इस चीज़ का विशेष रूप से। ठीक है, तो मुझे आगे से इस बात को कहने की ज़रूरत ना लगे, तो इस बात का आप लोग आगे से, मैं मतलब उम्मीद करता हूँ कि इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके 2 रीज़न हैं, तो आप लोग ये करेंगे तो आपको थोड़ा सा, आपको भी लगेगा कि हाँ आप क्लास देख रहे हैं, आपका थोड़ा सा जीवंतता आपके अंदर रहेगी। ठीक है, आपकी इंद्रियां जितनी ज़्यादा सक्रिय रहेंगी उतना ज़्यादा आपका मस्तिष्क सक्रिय रहेगा, और उतनी ज़्यादा आपकी जो याददाश्त है, स्मृति है, वो सक्रिय रहेगी, और आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहेंगी। जब हम जितनी ज़्यादा हमारी इंद्रिय सक्रिय नहीं होती है, जितनी कम सक्रिय होती है, उतनी हमारी स्मृति जो है वो कम सक्रिय होती है, और उतनी जल्दी हम चीज़ें भूल जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखना। जितने ज़्यादा हमारे हाथ पैर चलेंगे, जितनी हमारी आँख, हमारा कान, है ना, जो हमारी कर्णेंद्रिय, जो हमारी चीज़ें काम करेंगी ना, उतनी ज़्यादा हमारी स्मृति जागृत होती है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखो, अपनी स्मृति के लिए चीज़ें करते रहा करो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आखिर काव्य शास्त्र क्या है? ठीक है, काव्य शास्त्र का मतलब काव्य क्या है? काव्य तो हमने समझ चुके हैं, काव्य पहले हमने पढ़ा है। ठीक है, काव्य के बारे में गद्य और पद्य जो 2 चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ चुके हैं, गद्य और पद्य। ठीक है, काव्य मतलब वही जो हमारा पद्य जो है वही काव्य होता है। ठीक है, उसके बारे में, उसका शास्त्र मतलब किसी भी चीज़ के नियम, कानून, विधान, है ना, जिस चीज़ के बारे में मतलब किसी भी चीज़ के नियम दिए हो उसमें, है ना, नियम वगैरह, कानून वगैरह सारी चीज़ें उसमें दिए हुए हों, वो आपका क्या कहलाता है? वो कहलाता है शास्त्र। ठीक है, तो इसमें काव्य के सारे नियम, कानून, सारी चीज़ें दी हुई हों, वो क्या कहलाता है? आपका शास्त्र, है ना, काव्य का शास्त्र है वो। ठीक है, तो ये इसको हम साहित्य शास्त्र, इसमें क्या आएगा? अलंकार, रस, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, ये सब के सब जितने भी संप्रदाय हैं, उन संप्रदाय के सिद्धांत का सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा, वो आपका साहित्य शास्त्र या काव्य शास्त्र है। ठीक है, इन सभी सिद्धांतों या गुणों से युक्त शास्त्री साहित्य शास्त्र या काव्य शास्त्र आपका कहलाता है। ठीक है, काव्य शास्त्र प्राचीन समय में, आदिकाल में, मध्यकाल काव्य शास्त्र को साहित्य शास्त्र तथा अलंकार शास्त्र कहा जाता था। साहित्य शास्त्र में प्रथमतः अलंकार का ही, जो अलंकार जो था वही सबसे ज़्यादा सर्वस्व था। मतलब सबसे पहले अगर हम बात करें साहित्य शास्त्र में या काव्य शास्त्र में, सबसे पहले क्या बात थी? अलंकार का ही जो था वो माना जाता था। अलंकार के गहन विश्लेषण को वक्रोक्ति और समीक्षा से ध्वनि के सिद्धांत को स्पष्टता स्वरूप मिला। अंततः बाद में क्या हुआ? रस, ध्वनि और गुण के तत्वों का समावेश करके इनने साहित्य शास्त्र को संभवतः काव्य शास्त्र या अलंकार शास्त्र कहा गया। यहाँ से कोई प्रश्न बनेगा नहीं, तो हम सीधा ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, ज़्यादा हमारा समय हम वो नहीं करेंगे। आधुनिक साहित्य में साहित्य शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के लिटरेचर का पर्याय बना। मतलब जो अंग्रेजी का लिटरेचर है उससे हम हिंदी के साहित्य की उत्पत्ति मानते हैं। संस्कृत में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई कि साहित्यन भावहासा साहित्यम, अर्थात जो हित के भावों से परिपूर्ण हो वही साहित्य है। मतलब जिसमें लोगों का हित हो, मतलब जो हित के भाव से परिपूर्ण हो, जिसमें लोगों का हित निहित हो, वो क्या कहलाता है? वो साहित्य है। साहित्य में यत प्रत्यय लगा दिया जाता है, तब वो क्या बन जाता है? वो साहित्य बन जाता है। साहित्य में जब क्या बन जाए? यत प्रत्यय जब हम लगा दें, साहित्य में यत प्रत्यय जब लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? साहित्य बन जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में लिटरेचर जो शब्द है उसका 2 अर्थों में प्रयोग मिलेगा, व्यापक अर्थ में और संकुचित अर्थ में। ठीक है, व्यापक अर्थ में वाङ्मय का बोध कराता है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण विषयों का साहित्य आता है, और संकुचित अर्थ में मतलब केवल क्या करता है? रसात्मक साहित्य से ये बोध कराता है। ठीक है, इसके अंतर्गत उपन्यास, कविता, नाटक, कहानी, निबंध, संस्मरण, ये सब के सब विधाएं जो है वो साहित्य के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, अतः समाज क्या है? समाज के लिए कल्याणकारी प्रत्येक रचना जो है वो सब साहित्य की श्रेणी में आ जाती है। ठीक है, अब ये सब के सब बातों को छोड़ दो।
ठीक है, इसमें हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। इन भावनाओं को साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे महाकाव्य, खंडकाव्य, गीत, प्रगीत, निबंध, आलोचना, कहानी, निबंध, संस्मरण, जीवनी, कहानी, रेखा चित्र, यात्रा, वृत्तांत, पद साहित्य, नवगीत, गजल, चतुष्पदी, लंबी कविता, इस सब के माध्यम से हम प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मैंने कल भी आपसे बोला था कि अपन इतना चीज़ें सिर्फ समझने के लिए करेंगे। इनका मैं आपसे बोलूँगा भी कि 51 पेज की ये PDF है जो मैं अभी आपकी क्लास ले रहा हूँ जिस PDF से, इसको आपको पूरा नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतना समय हमें नहीं देना है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अंडरलाइन करूँगा, जहाँ मैं बोलूँगा कि यहाँ प्रश्न बन रहा है उस चीज़ को चलना है, उस चीज़ को समझना है, जहाँ पे बैकग्राउंड समझना है, जिस चीज़ से प्रश्न बन सकता है, जहाँ पे आपके लिए कोर चीज़ें हैं। ठीक है, एक वो चीज़ समझेंगे और जिस चीज़ से आपका बेस क्लियर होगा, जहाँ से आपकी नींव मजबूत होगी, उस चीज़ को मैं आपको समझाते हुए चलूँगा। जैसे साहित्य का मतलब क्या है, काव्य का मतलब क्या है, शास्त्र का मतलब क्या है, काव्य शास्त्र का मतलब क्या है, वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। और साहित्य का मतलब क्या है, वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। बाकी अन्य चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं है, अननेसेसरी चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं है, तो उनको हम स्किप करते हुए चलेंगे। ठीक है, काव्य के लक्षण। ठीक है, काव्य के लक्षण, काव्य के स्वरूप को समझने के लिए हमें काव्य के लक्षणों को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। भाई काव्य होता क्या है, ठीक है, काव्य आकर क्या है, मतलब काव्य के लक्षण हम कैसे निर्धारित करेंगे। ठीक है, इसमें काव्य के लक्षणों के लिए अनेक विद्वान जो आए हैं। ठीक है, तो अलग अलग विद्वानों ने काव्य के अनेक लक्षण बताए हैं, अलग अलग विद्वानों के द्वारा अनेक लक्षण बताए गए हैं। ठीक है, अब इन लक्षणों से आपके सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं, तो इसमें बिना दिमाग लगाए, मतलब कि बिना दिमाग लगाए आपको सीधे सीधे परिभाषा याद करते जाना है और आपका प्रश्न सीधे सीधे बनता जाएगा। यहाँ से अब आपके प्रश्न बनने प्रारंभ हो जाएंगे। पहला प्रश्न यहीं से बन जाएगा, आचार्य भामह शब्दार्थो सहितो काव्यम। ठीक है, ये नेट सेट AP, ठीक है, नेट सेट और AP, ठीक है, AP, ठीक है, ये सेट, यहीं से प्रश्न बनेगा आपका। ये प्रश्न ये देगा कि शब्दार्थो सहितो काव्यम किसका कथन है। ठीक है, तो ये आचार्य भामह, कोई मतलब नहीं है, वो ये नहीं पूछेगा कि काव्य शास्त्र में जो अभी ऊपर की जो ज्ञान अपन ने दे के आए वो कहीं से नहीं पूछेगा। ठीक है, वो सिर्फ इतना पूछेगा कि किसने कहा है। ठीक है, दूसरा इनका जो ग्रंथ था काव्य अलंकार। ठीक है, दूसरा ये इनका ग्रंथ था, उस ग्रंथ में नई परिभाषा दी है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम। अब इसका अर्थ क्या है, ये क्या बात कर रहे हैं, शब्द और अर्थ के सहित भाव को क्या कह रहे हैं, काव्य कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, शब्द और अर्थ के भाव को, मतलब शब्द और अर्थ के सहित भाव को, मतलब शब्द और अर्थ के साथ जो भाव है वो क्या कहला रहा है, काव्य कहला रहा है। ठीक है, तो वो किसकी परिभाषा है, ये परिभाषा है ना। ठीक है, ये किसकी है, भामह की। चलिए, ठीक है, यहाँ सहित शब्द भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। सहित के दो अर्थ हो सकते हैं, एक हित सहित और साहित्यिक समन्वय। हित सहित से लेने पर भामह की परिभाषा हो जाएगी, शब्द और अर्थ के लोक कल्याणकारी भाव को काव्य कहा जाता है। परंतु साहित्यिक समन्वय अर्थ लेने पर परिभाषा का स्वरूप इस प्रकार होगा, शब्द और अर्थ के साहित्यिक समन्वय को काव्य कहा जाता है। ठीक है, इतना आप दिमाग में, यही बोल रहा था कि अब इतना दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ पेपर में पास होना है, अपने को आचार्य नहीं बनना है, भामह जैसा आचार्य नहीं बनना। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम भामह की परिभाषा है जो इन्होंने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में दी थी। क्लियर। फिर आते हैं आचार्य दंडी। कौन आते हैं, आचार्य दंडी जी, ये 7वीं शताब्दी वाले हैं। ठीक है, इन्होंने काव्य दर्श लिखा है, ग्रंथ का नाम काव्य दर्श है। दंडी है तो दा है, दर्श हो गया, और पदावली है तो ये दा हो गया। ठीक है, याद करने का बोलते सर कोई ट्रिक है, मैं बस ऐसी ट्रिक बनाता हूँ जो मुझे समझ में आती है, मैं बना लेता हूँ, बाकी चीज़ें याद कर लेता हूँ। ये कह रहा है शरीरम ताव दृष्टार्थ व्यक्षन्ना पदावली। ठीक है, पूरी परिभाषा बिल्कुल याद होने वाली नहीं है क्योंकि बहुत सी चीज़ें आने वाली है अपने दिमाग में, है ना, बहुत कंटेंट है अपने पास, इतना याद होगा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अपनी जो चीज़ें हैं उनको शॉर्टकट में याद करो। ठीक है, परिभाषा पूरी आएगी, इसलिए अपने को शॉर्टकट में आखिरी वाला देखो, पदावली, जहाँ पदावली है वहाँ दंडी है। ठीक है, दंडी, दर्श और पदावली। ठीक है, हमने सिर्फ एक पकड़ा, दा दा दा। ठीक है, क्लियर। जब भी आपकी परिभाषा ये आएगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने इस क्लास को ध्यान से सुना है, आपने इसी ट्रिक के हिसाब से दूसरी बार और तीसरी बार, बस तीसरी बार, ज़्यादा भी नहीं बोल रहा हूँ, आपने तीसरी बार इसी ट्रिक से रिवीजन किया है
तो ये मैं 110% गारंटी ले सकता हूँ, 100 + 10% गारंटी ले सकता हूँ कि ये प्रश्न आपका गलत नहीं होगा कि दंडी ने काव्यादर्श में पदावली वाली परिभाषा दी है। शरीरम तावदृष्टार्थ व्यच्छिन्ना पदावली, ये परिभाषा जो है काव्य के लक्षण के बारे में दंडी ने दी है। ठीक है, अगली परिभाषा ये क्या कह रहे हैं कि इष्ट और अर्थ से युक्त पदावली को काव्य का शरीर मात्र है। यह स्पष्ट है कि आचार्य दंडी शब्द और अर्थ को काव्य का केवल शरीर मानते हैं, काव्य की आत्मा नहीं। ठीक है, यहाँ मैंने पहले बोला कि इधर अपने को दिमाग नहीं लगाना है। फिर आते हैं वामन। ठीक है, अब देखो वामन, अब मैंने क्या बताया, एक ने काव्य अलंकार लिखा, एक ने काव्य दर्श लिखा और ये काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। ठीक है, अब इनके ग्रंथ भी एक जैसे, भाई साहब इनके नाम भी एक जैसे, एक है वामन, एक है भामे, एक है वामन, ये वामन आ गए, एक आ गए दंडी, एक उद्भट, एक रुद्रट, ये सब एक जैसे लगेंगे और मतलब इनके ग्रंथ भी लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। फिर तो ना, तो कन्फ्यूजन जो है ना, घोर कन्फ्यूजन है ना, घोर कन्फ्यूजन है, अति कन्फ्यूजन होता है ना। इससे बचने के लिए जितनी ज़्यादा चीज़ें होती ना, उतनी ज़्यादा चीज़ें अपने मन में थोड़ा जहाँ से बन जाए ना वैसे बना लो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार कि जहाँ से जो चीज़ें अपने दिमाग में बैठ जाए ना, उस चीज़ को अपने दिमाग में वहाँ से वैसा फिट कर लो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ उतना डिस्क्रिप्शन में मत जाओ। जहाँ से जो चीज़ अपने दिमाग में बैठ जाए उस चीज़ को वहाँ से अपने दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत करो। ठीक है, क्योंकि इसमें घोर कन्फ्यूजन है। भाई साहब वामन आए 8वीं शताब्दी में, संस्कृत के बढ़िया से विद्वान थे, रीति संप्रदाय का प्रतिपादन किया था और अपना ग्रंथ लिखा था अलंकार सूत्रवृत्ति। ठीक है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। क्या लिखा, भामे ने काव्य अलंकार लिखा, दंडी ने काव्य दर्श लिखा, है ना। परिभाषा में पदावली आया, दंडी थे, दर्श था और पदावली था। फिर आया वामन ने सूत्रवृत्ति लिखा। ठीक है, इसमें क्या लिखा, काव्य दोषम गुणवलंकार संस्कृत्यो शब्दार्थ वर्तते। ठीक है, अब देखो वामन, वृत्ति और वर्तते। ठीक है, अब हमने क्या पकड़ा, वामन, वृत्ति और वर्तते। ठीक है, अब क्लियर है। ठीक है, अब क्लियर है। अब इनने क्या लिखा, वामन, वृत्ति, वर्तते। ठीक है, वामन का वृत्ति है और वर्तते है। ठीक है, अब पूरी परिभाषा जो ऊपर हमने पढ़ के आया ना वो नहीं आएगी। पहली परिभाषा में याद है शब्दार्थों सहितो काव्यम, भामे की परिभाषा है, काव्य अलंकार उनका ग्रंथ है। दूसरी परिभाषा में बिल्कुल याद नहीं है ना। हमें दूसरे जो हमारे थे वो थे दंडी, काव्य दर्शन का ग्रंथ था और पदावली जो उनका था आखिरी परिभाषा का शब्द था। तीसरे हमारे आए वामन, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति उनका ग्रंथ है और वर्तते उनकी परिभाषा है। ठीक है, 3 हो गए और तीनों की हमें क्या हो गई, परिभाषा, मतलब उनके काव्य के लक्षण का वो हमें याद हो गया, वामन। ठीक है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक, 2 एक ऊपर अलंकार वाले हो गए। ठीक है, मतलब ये क्या कह रहे हैं, गुण व अलंकार युक्त शब्दार्थ को ही काव्य उन्होंने माना है, गुण और अलंकार के शब्दार्थ को काव्य माना है। ठीक है, वामन ने आचार्य भामे व दंडी से अधिक परिष्कृत काव्य की परिभाषा दी। उन्होंने गुण व अलंकार युक्त शब्दार्थ को काव्य माना है। क्या माना, गुण व अलंकार से युक्त, गुण और अलंकार दोनों से युक्त। क्या बोल रही है, गुण व अलंकार से युक्त। ठीक है, गुण और अलंकार से युक्त काव्य को माना है। ठीक है, गुण अलंकार को। ठीक है, फिर आए रुद्रट 9वीं शताब्दी में आए। ठीक है, उन्होंने आचार्य भामे का अनुकरण करते हुए शब्द व अर्थ को ही काव्य माना है। उनका शब्दार्थों सहितो काव्य ही काव्य की उचित परिभाषा है। अलंकारवादी होते हुए रुद्रट ने रस के सिद्धांत को अपने काव्य में अलंकारों में सत्ता माना। मतलब ये परिभाषा उन्होंने खुद की अपनी नहीं दी, जो शब्दार्थों सहितो काव्य में जो इनकी परिभाषा थी भामे भाई साहब की, उसी का समर्थन उन्होंने किया है। फिर मम्मट भाई साहब आए। ठीक है, मम्मट साहब आए, ये मम्मट थोड़े से अलग हो गए। ठीक है, मम्मट आए, मम्मट को अपन अलग से पढ़ते हैं। मम्मट जी आए, 12वीं शताब्दी में आए। ठीक है, जो भी संस्कृत विद्वान अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश। ठीक है, अब मम्मट का लग आएगा काव्य प्रकाश। अब इनका देखो, तद दोषो शब्दार्थो सगुण वलंकृति पुनः क्वापि। ठीक है, सगुण वलंकृति पुनः क्वापि। ठीक है, ये इनका क्या है, मतलब परिभाषा दी इन्होंने आचार्य मम्मट, 12वीं शताब्दी वाले। ठीक है, काव्य प्रकाश इनका ग्रंथ है।
परिभाषा इन्होंने क्या दी, तद दोषो शब्दार्थो सगुण बलंकृति पुनः क्वापी। ठीक है, अब इनमें कहीं कोई ट्रिक नहीं लग रही अपनी। ठीक है, अब ट्रिक नहीं लग रही तो अब आधा बस भैया याद कर लो इनका। ठीक है, पुनः कॉपी वाला हमने मम्मट का याद कर लिया, बात खत्म। ठीक है, आचार्य मम्मट जी का काव्य प्रकाश है। ठीक है, जैसे भी करना है, काव्य प्रकाश मम्मट का है। तद दोषो शब्दार्थो सगुण बलंकृति पुनः कॉपी, इनका क्या है, परिभाषा इन्होंने दी है किसके बारे में, काव्य के गुण के बारे में। ठीक है, अर्थात काव्य वह शब्द है जो क्या है, दोषहीन है, गुण से अलंकृत है और कभी कभी अलंकारहीन भी हो जाता है। ठीक है, तद दोषो भी है, शब्दार्थो भी है, सगुण बलंकृति है, पुनः कॉपी। ठीक है, आचार्य मम्मट। अब ये हो गई आपकी कितनी परिभाषा, 4-5 परिभाषाएं हो गई है जो हमारे उसमें है और ये सब के सब पूछी जाती है। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के 4 लक्षण बता दिए। शब्दार्थो मतलब ठीक है, शब्द तथा अर्थ का योग माना इन्होंने काव्य को। ठीक है, अदोषो मतलब मम्मट के अर्थात काव्य दोषहीन होना चाहिए। ठीक है, अदोषो मतलब दोष के आगे अलग आ दिए, मतलब नेगेटिव हो गए, मतलब दोष नहीं होना चाहिए, दोष से हीन होना चाहिए। ठीक है, सगुणो मतलब गुण से युक्त होना चाहिए। ठीक है, सा मतलब साथ में, गुण मतलब गुण के, तो गुण के साथ में होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ आचार्य विश्वनाथ मम्मट के सहमत नहीं होते, उनके सर गुण शब्द अर्थ होने मतलब गुण जो है वो गुण अर्थ नहीं होते, मतलब अपितु रस के धर्म है। ये क्या बोल रहे हैं, गुण शब्द अर्थ के नहीं होते बल्कि रस के धर्म होते हैं। मम्मट काव्य में गुण के पक्ष अर्थात बलदेव उपाध्याय अपना मत रखते कहते हैं कि रस की अभिव्यक्ति गुण की सत्ता पर ही निर्भर करती है। छोड़ो ज्यादा दिमाग। अलंकृत पुनः कॉपी, अर्थात मम्मट कह रहे हैं कि अलंकार काव्य का आवश्यक तत्व नहीं है। ये कह रहे हैं कि अलंकार जो है वो इसका किसका, काव्य का आवश्यक तत्व नहीं है। मम्मट का मानने के अलंकार के ना होने से भी काव्य का जो काव्यत्व है वो नष्ट नहीं होता है। ये कह रहे हैं कि अलंकार कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अलंकारवादी आचरण मम्मट के मत की आलोचना की है क्योंकि वो बोल रहे कि अलंकार कोई ज्यादा आवश्यक नहीं है, जबकि भामे तो अलंकारवादी थे, तो बोल रहे अलंकार तो पहिया आत्मा है उसकी। ठीक है, फिर आए विश्वनाथ भाई साहब। विश्वनाथ बड़े इंपॉर्टेंट आदमी थे, तो वो अपने वाक्यात्मक काव्य वाले। ठीक है, संस्कृत के आचार्य 14वीं शताब्दी में बड़ी मतलब बहुत बाद में आई है। साहित्य दर्पण की रचना थी। ठीक है, मम्मट काव्य मतलब इन्होंने मम्मट के काव्य लक्षणों का खंडन करते हुए काव्य की परिभाषा दी। इन्होंने कहा कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई साहब, बचपन मतलब 9वीं क्लास में पढ़ा था अपन ने ये, मतलब रस से पूर्ण वाक्य ही काव्य है। ठीक है, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, मतलब ये वाली परिभाषा जो थी वो ही है। ठीक है, ये वाक्यम रसात्मक काव्य, ये तो हमने बचपन में पढ़ी, तो इसको तो याद करने की आवश्यकता है ही नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, फिर बाबू गुलाब राय ने ऊपर स्पष्ट कर दिया कला पक्ष रसात्मक, ये सब छोड़ दो, जहाँ रस का माधुर भाव और समरसता छोड़ दो, ये जाने दो, अब इतना नहीं करना अपने को, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया। फिर पंडित जगन्नाथ भाई साहब आए। जगन्नाथ साहब की देख लो आप, 7वीं शताब्दी में आए। ठीक है, इन्होंने रस गंगाधर लिखा। क्या लिखा, रस गंगाधर। इन्होंने रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। ठीक है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। ठीक है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। अब रस गंगाधर है। ठीक है, रस गंगाधर रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। ठीक है, जगन्नाथ रस गंगाधर, ठीक है, और रमणीयार्थ। ठीक है, ये रमणीयार्थ है, रमणीय मतलब रमण करने वाला ना, रमणीयार्थ मतलब रमण करने वाला, जो रमण करता है वो। ठीक है, रमण करने वाला ना, रमण करता है। रमणीयार्थ का मतलब समझते हो नहीं समझते, अरे जो रमण करता है, जिसमें मतलब कि आप क्या बोलते हैं, हम घूमने फिरने वाला, जिस चीज में रमण करता है, हम विचरण करते हैं, घूमते फिरते हैं, वो रमण करने वाला। तो रस गंगाधर है, रस गंगाधर है। जगन्नाथ ईश्वर जो जगन्नाथ अपने जगन्नाथपुरी वाले जगन्नाथ है ना, उसमें रमण करने वाला है, तो वो रस गंगाधर वाला ऐसे कनेक्ट करो उसको, उसमें रमण कर रहा है। तो रस जो जगन्नाथ है वो रस गंगाधर में रमण कर रहा है। ठीक है, इसको ऐसे कांटेक्ट करके याद कर लो, ये मैंने ऐसे याद किया, आपको फिर दूसरी चीज समझ में आए तो समझ लेना। ठीक है, पंडित जगन्नाथ ने किया है रस गंगाधर, उसमें दिया है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द जो है वो काव्य है। ये क्या बोल रहे हैं कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है।
मतलब रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही क्या है, काव्य है। ठीक है, यहाँ रमणीय शब्द स्पष्ट है। बाबू गुलाब राय कह रहे हैं कि यहाँ रमणीय अर्थ का है मन को लीन करने वाला या रमाने वाला। उनका मानना है कि रमणीयता के अंतर्गत रसात्मकता तथा अलंकार आदि के चमत्कार भी आ जाते हैं। अतः रमणीय शब्द का अर्थ व्यापक रूप से लिया जा सकता है। भागीरथ मिश्र जी ने उक्त व्याख्या की आलोचना की। उनके शब्द में अर्थ की रमणीयता नहीं रहती बल्कि वाक्य में रमणीयता प्राप्त होती है। अतः शब्द के स्थान पर वाक्य का प्रयोग होना चाहिए। मतलब ये कह रहे कि जो है वो शब्द के स्थान पर वाक्य करना चाहिए। रमणीयार्थ प्रतिपादक का वाक्य काव्य, ये कह रहे कि शब्द मत करो प्रयोग। बस बाकी तुम याद रखो क्या, पंडित जगन्नाथ जी ग्रंथ का नाम रसगंगाधर और परिभाषा क्या थी, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। ठीक है, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसकी है, विश्वनाथ की। ठीक है, ये याद रखो, विश्वनाथ ये है विश्वनाथ की वाक्यम रसात्मक है। और जगन्नाथ, विश्वनाथ जगन्नाथ, ठीक है, मतलब मिक्स नहीं करना। ठीक है, जगन्नाथ गंगाधर है, गंगाधराय शिव गंगाधराय वाले जगन्नाथ। ठीक है, ये जगन्नाथ है ना, तो गंगाधर और रमणी। ठीक है, ये क्लियर। फिर हिंदी आचार्यों के अनुसार एक दो परिभाषाएं हैं, ये बहुत पढ़ी होगी आप लोगों ने, केशवदास जी की। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुबरत भूषण विराजई कविता बनिता अर्थात जिस प्रकार सुवर्ण सुलक्षणी सरस स्त्री बिना आभूषणों के सुशोभित नहीं होती है, उसी प्रकार अलंकारों के बिना कविता जो है वो शोभायमान नहीं होती है। वैसे ही चिंतामणि जी कहते हैं सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो हुई शब्द रहितता को अवित कहत विविध सब कोई। अर्थात सगुण अलंकार रहित दोष रहित शब्द और शब्दार्थों को काव्य कहते हैं। ठीक है, ये छोड़ो, बस इनका आता है भाई साहब का, इनका केशवदास जी का ये पंक्ति। ठीक है, केशवदास जी की ये पंक्तियाँ आती है बस, बाकी चिंतामणि की आज तक आई भी नहीं, आएगी भी नहीं। इनकी याद रखना बस आप। तो यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत भूषण बिन्न विराजई कविता बनिता व्यक्त किसकी पंक्तियां हैं, तो ये पंक्तियां केशवदास जी की है। ठीक है, ये पंक्तियां आती है आपकी हमेशा। ठीक है, चिंतामणि के छोड़ दो। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी किसी प्रभावोत्पादक और मनोरंजक लेख बात या वक्रता का नाम कविता है। अतः इस परिभाषा के अनुसार कविता जो है वो प्रभावी और मनोरंजक होनी चाहिए। छोड़ दो। बाबू गुलाब राय जी कह रहे हैं कि काव्य की परिभाषा को इस प्रकार है, काव्य संसार के प्रति कवि के भाव छोड़ दो। रामचंद्र शुक्ल जी की सुनो, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात हो गई। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती, मतलब जब आत्मा मुक्त होती है तो ज्ञान के कारण मुक्त होती है, होती कि नहीं होती भाई। आत्मा कब मुक्त होगी, आत्मा जो मुक्त होगी तो ज्ञान के द्वारा ही आत्मा मुक्त होगी। ठीक है, ज्ञान दशा कहला रही है। उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था क्या कहला रही है, रस दशा कहला रही है। हृदय की इसी मुक्ति साधना की हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, उसी को क्या कहते हैं, कविता कहते हैं। ठीक है, पाश्चात्य समीक्षकों ने भी परिभाषाएं दी है। हडसन कह रहे हैं कविता कल्पना और भाव के द्वारा जीवन की व्याख्या है। ठीक है, क्या कह रहे हैं ये, कविता कल्पना और भाव के द्वारा जीवन की व्याख्या है। एक बार इनको पढ़ लेना। ठीक, कभी कभी दिमाग खराब हो जाता ना आयोग वालों का या नेट वालों का, तो ऐसी फालतू परिभाषा पूछ लेते हैं। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ क्रम में सर्वश्रेष्ठ शब्द काव्य है। कालरज भाई साहब कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ क्रम में सर्वश्रेष्ठ शब्द जो है वो काव्य है। सर्वश्रेष्ठ क्रम में सर्वश्रेष्ठ शब्द जो है वो काव्य है। सर्वश्रेष्ठ क्रम में सर्वश्रेष्ठ शब्द जो है वो काव्य है। ठीक है, ओके ओके। उक्त परिभाषा में कालरज ने काव्य के कला पक्ष को प्रमुखता दी है। मैथ्यू आर्नाल्ड मूलतः काव्य जीवन की आलोचना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भाई साहब, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखो। ठीक है, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखो। यहाँ उक्त परिभाषा का ऐसे काव्य का कोई लक्षण प्रकट नहीं हो रहा है, परंतु यहाँ यह स्पष्ट है कि काव्य का जीवन से गहरा संबंध है। निष्कर्षता आलोचक मालोचक सब छोड़ दो। ठीक है, काव्य के अब अपन का ये हो गया काव्य के लक्षण। ठीक है, अब इन काव्य के लक्षणों से आपके सीधे सीधे प्रश्न बनेंगे भाई साहब कि शब्दार्थों सही तो काव्यम किसकी है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किसकी है। ठीक है, जगन्नाथ ने कहा था रसगंगाधर में रमणीयार्थ शब्द का प्रतिपा काव्यम। ठीक है,
फिर विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मक काव्यम कहा है। दंडी ने पदावली, मैंने कहा था ना शॉर्टकट में याद रखो। विवर्ते किसने कहा था? वामन ने कहा था। किसमें कहा था? सूत वृत्ति में कहा था। आधे आधे याद है कि नहीं है? आधे ही याद है पर बहुत है काम की, आधे आधे याद, इतने ही काफ़ी है। ठीक है, तो ऐसे ही याद रखो। ठीक है, इतना इतना काफ़ी है। मैंने कहा कि भाई पूरा मतलब हो, जितना मैंने कहा विद्वान नहीं बनना, आचार्य नहीं बनना, पर इतनी चीज़ें याद रखो कि जितने से हम सक्सेसफुल हो जाएं, सफल हो जाएं, पेपर क्वालिफाई करें, अच्छी पोस्ट पे गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बने। जो नेट की तैयारी कर रहे हैं वो नेट निकालें और आने वाले समय में असिस्टेंट प्रोफेसर बने और बढ़िया से अपन दूसरे लोगों को तैयारी करवाएं, बढ़िया बच्चों को पढ़ाएं, टेंशन फ्री। वो काम करना है अपने को, विद्वान नहीं बनना ज़्यादा। ठीक है, फिर कॉलेज में कॉलेज में जब ज्वाइन कर लेंगे फिर बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ो आप, बड़े बड़े आचार्यों की, रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ो, आचार्य प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक पढ़ो, डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक पढ़ो, राम कुमार वर्मा की पुस्तक पढ़ो, है ना, हरदेव बाहरी की पुस्तक पढ़ो, श्याम सुंदर दास की पुस्तक पढ़ो, फिर विद्वान बनो जितना बनना है। पर अभी समय नहीं है, तो जो चीज़ हम बता रहे हैं वो चीज़ करो। ठीक है, तो काव्य के लक्षण से जिस प्रकार प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखो। ठीक है, समय निकाल के जरूर देखो, और 2 बार नहीं देख रहे हो तो पॉज कर करके अभी इसको 2 बार, मतलब अभी इसको रुक रुक के 2 बार रुक के देख लो। मतलब 2 बार देख लो का मतलब है कि 2 बार पढ़ लो। यही मैंने कहा वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ, तो पॉज की, आपने खुद ने बोला 2 बार वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ। हमने कहा जगन्नाथ, रस गंगाधर, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, खत्म। ठीक है, तो इतना याद रखो बस। ठीक, क्लियर। अब चलते हैं हम काव्य के हेतु। काव्य के हेतु, ठीक है, काव्य के हेतु तात्पर्य काव्य की उत्पत्ति का कारण। ठीक है, बाबू गुलाब के अनुसार हेतु का अभिप्राय उन साधनों से जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। काव्य के हेतु अग्नि पुराण में वर्णन मिलता है आपका। ठीक है, हेतु का मतलब होता है भाई कारण, मतलब क्या कारण क्या है। ठीक है, वहां मैंने काव्य अलंकार में वर्णन किया है। ठीक है, हेतु क्या है? गुरुदेशादि हेतु शास्त्रम जड़ादि हेतु काव्यम तुजायते जातु कश्चित् प्रतिभावतः। भाव में प्रतिभा को काव्य का हेतु स्वीकार करते हैं, क्योंकि प्रतिभा के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। भाव में जो है भाई साहब वो प्रतिभा को काव्य का हेतु मानते हैं। ठीक है, भाव में प्रतिभा के अतिरिक्त व्युत्पत्ति एवं अभ्यास को भी काव्य का हेतु मानते हैं। ठीक है, 2 चीज़ आती है भाई साहब, एक हेतु आता है और एक प्रयोजन आता है। ठीक है, हेतु का मतलब होता है कारण। ठीक है, कारण भी होता है। ठीक है, और प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। ठीक है, अब कारण केवल एक होता है, एक मतलब ऐसा नहीं कि केवल और मात्र एक। ठीक, पर केवल एक मतलब एक ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, और उद्देश्य मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे समझ लो तुम। ठीक है, जैसे हमने कहा कि आग जल रही है, मतलब देखो मैंने कहा कि धुआं निकल रहा है, हमने कहा कि धुआं उठ रहा है, धुंधा लग दी है, तुम भी यार मतलब गलत लगवा रहे हो। हमने कहा कि धुआं उठ रहा है, धुआं उठ रहा है मतलब आग जल रही होगी। भाई आग नहीं रे, आग। ठीक है, आग जल रही होगी, एक कारण, एकमात्र कारण है, धुआं उठ रहा है मतलब आग जल रही होगी। ठीक है, धुआं अगर उठ रहा है तो आग जल रही होगी। ठीक है, कारण यही कारण हो सकता है बस, पर उद्देश्य बहुत हो सकते हैं भाई साहब। उद्देश्य ऐसा हो सकता है कोई रोटी बना रहा हो, पहली बात, एक कारण। हमने कहा दूसरा कारण कोई आग ताप रहा हो, मतलब हाथ सेक रहा हो कोई, सिंपल। तीसरी बात कोई पानी गर्म कर रहा हो, कोई दिक्कत नहीं हो सकता, है ना। चौथी बात कोई लकड़ी जला रहा हो। पांचवी बात कोई चिता जल रही हो, हो सकता है चिता जल रही हो। ठीक है, छठवीं बात है ना, कोई कहीं आग लग गई हो, है ना, मतलब कोई फसल जल रही हो। छठवीं सातवीं बात, ठीक, ऐसे मतलब अनेकों कारण हो सकते हैं धुआं मतलब आग जलने के। पर धुआं उठ रहा मतलब आग तो जल रही है, ये तो कन्फर्म है। समझ गए, हेतु मतलब कम है, प्रयोजन बहुत है। ठीक है, तो अब हेतु की बात करें। वहाँ में काव्य अलंकार में वर्णित किया है उन्होंने कि गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि भी शास्त्र अध्ययन करने में योग्यता प्राप्त कर लेता, परंतु काव्य तो केवल प्रतिभाशाली व्यक्ति रच सकता है। वहाँ मैंने श्लोक में वर्णित कर दिया है, ये अपन ने देख लिया है। ठीक है, काव्य दर्शन में प्रतिभा आनंद दंडी
दंडी ने काव्यदर्श भी पढ़ के आए में प्रतिभा, आनंद, अभियोग और लोक व्यवहार को काव्य हेतु के रूप में माना है दंडी ने। देखो, नैसर्गिकी चा प्रतिभा, श्रुतम चा बहु निर्मलम, आनंदश्चाभियोगो अस्या कारणम काव्य संपदा। अर्थात निर्मल शास्त्र ज्ञान, नैसर्गिक प्रतिभा, बढ़ा चढ़ा अभ्यास काव्य संपत्ति के कारण होते हैं। ठीक है, मतलब निर्मल शास्त्र ज्ञान होना चाहिए, नैसर्गिक प्रतिभा मतलब प्राकृतिक प्रतिभा, कोई बनावटी नहीं, बढ़ा चढ़ा अभ्यास मतलब अच्छा खासा अभ्यास काव्य संपत्ति में कारण ये हो सकते हैं। ठीक है, बामन साहब कह रहे हैं कि अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में कह रहे हैं कि प्रतिभा को जन्मजात गुण माना है इन्होंने। बामन मतलब ये भावे जैसे हैं कि प्रतिभा को ही मान रहे हैं। कह रहे हैं कवित्व बीजम प्रतिभावानम कवित्वस्यम बीजमम, अर्थात प्रतिभा जो है वो कवित्व का बीज है, ये भी प्रतिभा को ही मान रहे हैं भावे जैसे। रुद्रटाय काव्यालंकार में ये प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य के हेतु के रूप में मान रहे हैं। ठीक है, फिर आ रहा है मम्मट, मम्मट भी भाई काव्य प्रकाश में 3 हेतु मान रहे हैं, ये शक्ति, लोक शास्त्र और अन्वेषण मतलब अभ्यास को मान रहे हैं। मम्मट कह रहे हैं कि शक्ति, नुपुरता, लोक शास्त्र, काव्यावेक्षणात् काव्याभ्यास हेतस्तु दुद्वेद, अर्थात काव्य के 3 हेतु है, शक्ति, लोक शास्त्र, अन्वेषण मतलब अभ्यास में मानते हैं काव्य का भी संस्कार है, इसके अभाव में काव्य रचना नहीं हो सकती। फिर हेमचंद्र आ रहे हैं, हेमचंद्र ने शब्दानुशासन, इनका ग्रंथ याद रखना, आगे अपन खैर पढ़ेंगे शब्दानुशासन, पर अभी याद कर लो। प्रतिभा को काव्य का हेतु माना, वे अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि प्रतिभा इससे हेतु प्रतिभा नवोन्वेषशालिनी, ये याद रखना भाई साहब, ये याद भी रखना भाई साहब, ये कथन भी याद रख लीजिए, है ना, कथन भी याद रख लीजिए, है ना भाई साहब, ये याद रख लेना। ठीक है, प्रतिभा नवोन्वेषशालिनी, ये यहीं से पूछता, बस पूरा नहीं पूछता, यहीं से पूछा कई बार। प्रतिभा नवोन्वेषशालिनी ये पूछ लेता है, यहीं से किसने कहा, ये हेमचंद्र जी ने कहा है। प्रतिभा काव्य का हेतु है तथा नवोन्वेषशालिनी को प्रतिभा कहते हैं ये। ठीक है, राजशेखर राय ये प्रतिभा और व्युत्पत्ति को काव्य का, जगन्नाथ रथ गंगाधर प्रतिभा, सब लगभग प्रतिभा ही को मान रहे हैं। ठीक है, काव्य के हेतु देखो, प्रतिभा मतलब अगर व्यक्तिगत की बात की जाए तो व्यक्तिगत रूप से मैं भी प्रतिभा को ही मानता हूँ। मतलब मुझे लगता है कि प्रतिभा है ना, ये जन्मजात वाली जो बात आ रही ना, मतलब केवल काव्य की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कला की बात कर रहा हूँ। कला जो है ना वो सब जन्मजात है, कला सीखी नहीं जाती है ना, कला जन्मजात होती है ना, कला जो है ना वो जन्मजात होती है। ये कला जो है ना वो जन्मजात है, अर्जित नहीं कर सकते आप उसको। मतलब सीखना अलग चीज़ है ना, आपको जब आती है ना तो आप उसको सीख सकते हो और निखार सकते हो। अगर आप कहो कि नहीं मैंने सीख ली है ना, मुझे बिल्कुल नहीं आती थी और मैंने सीखी है, तो आप गलत हो। आपके पास थी है ना, आपको ये आई है, आपकी मतलब मूर्खता है ना, ये आपको उस चीज़ का भान नहीं था, आपको उस चीज़ का ज्ञान नहीं था, है ना, आपकी मूढ़ बुद्धि थी, आपकी बुद्धि जो मलिन थी, उस चीज़ का आपको ज्ञान नहीं था, तो आप उसको भूले हुए थे, है ना। अन्यथा आपके पास वो थी, आपको नहीं पता था उस चीज़ का, है ना। अगर वो नहीं होती तो आप उसको नहीं सीख सकते थे, क्योंकि कला तो ईश्वर प्रदत्त है ना, कला तो जो है वो ईश्वर प्रदत्त है। वो आपके पास वो संगीत की कला हो, आपके पास लेखन की कला हो, आपके पास गायन की कला हो, आपके पास वादन की कला हो, आप अच्छी पेंटिंग चित्रकला कर रहे हो, आप चित्रकारी कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हो, मतलब आप किसी भी वाद्य यंत्र में हो, ठीक है, किसी भी कला में आप अगर वो हो तो आपके पास वो जन्मजात है, ठीक है, आप मतलब उसमें जन्मजात है, आपके पास वो ईश्वर प्रदत्त है। कला आपके पास ऐसा नहीं है, कला आपके पास ईश्वर प्रदत्त है। अगर आपको ईश्वर ने वो नहीं बख्शी है तो आप उसमें वो मतलब आप नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ से आप बिल्कुल मतलब ऐसा आप नकार नहीं सकते हो आप उसको। मैं मतलब मानता हूँ कि कला जो है वो ईश्वर प्रदत्त होती है। मैं प्रतिभा को इसलिए मैं भी स्वीकार करता हूँ खुले हृदय से कि कला जो है वो मतलब प्रतिभा जो ईश्वर प्रदत्त होती है, ठीक है, तो उस चीज़ को मैं स्वीकार करता हूँ, ईश्वर प्रदत्त ही होती है, ठीक है। तो चलिए अपन आगे चलते हैं बहरहाल अपनी क्लास में, ठीक है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक ने प्रतिभा को शक्ति को माना है जो शब्द और अर्थ में अपूर्व सौंदर्य की सृष्टि करती है। महिम भट्ट प्रतिभा को कवि की तृतीय नेत्र मानते हैं जिसमें समस्त भावों का साक्षात्कार होता है।
प्रतिभा नए सृजन का सहायक होती है। प्रतिभा सिंपल सी बात भाई साहब, मैं बात करूं तो प्रतिभा का मतलब जो है अपने अंदर जो बीज है, जो संस्कार है, मतलब जो आपके जन्मजात, जो अभी हम बात कर रहे थे, जो आपको बचपन से ही मिली हुई है। ठीक है, शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कारम विशेषा, अर्थात शक्ति का बीज संस्कार रूप विशेष रूप से जो है वो आपकी प्रतिभा है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र जो है प्रतिभा को साधारण कोटि की मेधा मानते हैं। वे कहते हैं प्रतिभा को नीरस और साधारण वातावरण अच्छे नहीं लगते। इस प्रकार प्रतिभा काव्य का मूल है, ईश्वर प्रदत्त शक्ति है, काव्य का बीज है। प्रतिभा के बल पर ही सृजना और काव्य को रचा जा सकता है। राजशेखर प्रतिभा के दो भेद मानते हैं, काव्यत्री और भावयत्री। काव्यत्री प्रतिभा जन्मजात होती है जिसका संबंध कवि से होता है, और भावयत्री प्रतिभा का संबंध पाठक से होता है। दूसरा आती है व्युत्पत्ति। ठीक है, दूसरा जो हेतु है व्युत्पत्ति। राजशेखर व्युत्पत्ति का जो अर्थ है वो बहुत अज्ञता से लगाते हैं, मतलब ज्ञान प्राप्ति जो है वो जो है ज्ञान प्राप्ति का जो है वो क्या मानते हैं, उसको हम व्युत्पत्ति कहते हैं। ठीक है, ज्ञान की उपलब्धता शास्त्रों के अध्ययन से और लोक व्यवहार से मिलती है। ठीक है, मतलब जो व्युत्पत्ति है वो शास्त्रों का अध्ययन या जो ज्ञान प्राप्ति है उसको हम व्युत्पत्ति कहते हैं। आचार्य वामन ने विद्या परिज्ञान को ही व्युत्पत्ति माना, मतलब वही शब्द बदल दिया ना भाई साहब, हम ज्ञान प्राप्त करने को शास्त्रों के अध्ययन को व्युत्पत्ति बोल रहे हैं, उसी को हमने विद्या अध्ययन बोल दिया। ठीक है, रुद्र छंद व्याकरण लोक शक्ति कला आदि सम्यक ज्ञान को व्युत्पत्ति कर रहे हैं, वही छंद का अध्ययन कर लो, व्याकरण कर लो, लोक स्थिति कला के सम्यक ज्ञान को बोल दिया उन्होंने। मम्मट व्युत्पत्ति को निपुणता का नाम दे रहे हैं। निपुणता मतलब वही किसी चीज में निपुण हो जाना, जब तुम किसी चीज को सीखोगे, ठीक है, जब उस चीज की वो कर लोगे तुम उसमें निपुण हो जाओगे, सीख के परिपक्व हो जाओगे, तब उसको तो वो व्युत्पत्ति बोल दी। जबकि राजशेखर की मानते हैं कि उचित अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है। अब भाई साहब जब तुम किसी चीज को सीखोगे नहीं, जब किसी चीज के बारे में जानोगे नहीं, जब किसी चीज का तुम्हें ज्ञान नहीं होगा और विवेक नहीं होगा, तो तुम उचित अनुचित कैसे जान लोगे? तो उचित अनुचित का विवेक जो है वही व्युत्पत्ति है। तो वही तो बात हो गई ना, वही तो ज्ञान हो गया, वही तो सीखना हो गया, वही तो व्युत्पत्ति है। उचित अनुचित विवेक व्युत्पत्ति। ठीक है, व्युत्पत्ति कारण ही व्यक्ति निर्णय ले पाता है और किस स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करना है। वस्तुतः प्रतिभा और व्युत्पत्ति ही समग्र काव्य रचना का हेतु है। व्युत्पत्ति दो प्रकार की, शास्त्रीय और लौकिक। ठीक है, मतलब शास्त्रीय और लौकिक दो प्रकार की हो गई। शास्त्रीय व्युत्पत्ति शास्त्रों के अध्ययन से मिलती है और लौकिक व्युत्पत्ति लोक व्यवहार के निरीक्षण से प्राप्त होती है। ठीक है, लोक व्यवहार में हम सीखते हैं, शास्त्रीय व्युत्पत्ति से काव्य में सौंदर्य व्यवस्था का समावेश होता है, जबकि लौकिक व्युत्पत्ति से विषय की सम्यक प्रस्तुति की संभव हो पाती है। मतलब शास्त्रीय व्युत्पत्ति से हम क्या सीख रहे हैं? शास्त्र में सौंदर्य का समावेश कर पाएंगे और व्यवस्था, मतलब हमने शास्त्रीय व्युत्पत्ति से क्या सीखा कि भैया हम कहाँ पे उपसर्ग, कहाँ पे प्रत्यय, कहाँ पे तत्सम शब्द, कहाँ पे तद्भव शब्द, कहाँ पे कौन सा शब्द, कहाँ पे हमें हलंत लगाना, कहाँ पे बिंदी लगाने, कहाँ पे कौन से शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है, कहाँ पे शक्कर वाला, कहाँ पे षटकोण वाला, कहाँ पे सरोता वाला सा लगे, कहाँ पे अनुस्वार लगेगा, कहाँ पे चंद्र बिंदु लगेगी, कहाँ पे सिर पे बिंदु लगेगी, कहाँ पे कौन सा शब्द लगेगा, ये सब हमने शास्त्र ज्ञान से सीखा। कहाँ पे कौन सा अलंकार प्रयोग करना चाहिए, कहाँ पे कौन सा अलंकार प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये सब हमने शास्त्र से सीख लिया। और लौकिक से हमने क्या सीखा है ना, लौकिक से हमने क्या सीखा कि हमने अनुभव सीखा है ना, हमने अपना अनुभव सीखा कि किस प्रकार लोक व्यवहार, इससे हमने अपना व्यक्तिगत अनुभव सीखा, हमने वर्ण विषय सीखा, हमने ऋतुओं का ज्ञान, देश भौगोलिक जानकारी, ये सब हमने तब सीखी। तब हम सारी चीज़ों को सीख के हम त्रुटियों से बच सके, और तब हमने फिर उस चीज़ को, दोनों चीज़ों को जब हमने उतारा तब हम सीखा। हम कहते नहीं भाई पुस्तक के ज्ञान से, केवल पुस्तकीय ज्ञान से हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, हमें व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। तो हमें लौकिक व्युत्पत्ति और शास्त्रीय व्युत्पत्ति दोनों होना चाहिए। केवल शास्त्रीय ज्ञान से ही हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब हम कहते हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भी केवल शास्त्रीय ज्ञान, केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं होना चाहिए। हमें क्या ज्ञान होना चाहिए? हमें संसारिक ज्ञान, संसारिक सुखा भी होना चाहिए। ठीक है, व्यवहारिक नॉलेज की बात करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। ठीक है, तो रुको एक मिनट, चलो अगला आता है अभ्यास। अभ्यास तो आप लोग सब जानते हैं। ठीक है, प्रतिभा और व्युत्पत्ति के बाद काव्य का निर्माण का तीसरा हेतु अभ्यास है। अभ्यास न होने पर प्रतिभा व्यर्थ हो जाती है। आचार्य वामन अभ्यास का महत्व बताते हुए लिखते हैं कि अभ्यास के द्वारा ही कवि कर्म में कुशलता प्राप्त होती है। अभ्यासेषु कर्मेषु कौशलम भावयति। इसका बहुत बढ़िया श्लोक बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो वाला श्लोक पढ़ा था तो
वो वाला श्लोक पढ़ो, वो अपने दिमाग में फिट बैठा हुआ, उसमें मजा भी आता। करते करते अभ्यास के जड़मति होती सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़ही निशान। ये बढ़िया हमने पढ़ते आ रहे हैं ना। अभ्यास हमारा वही वाला अभ्यास है भाई साहब, अभ्यास के बिना कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, ये वाला बढ़िया था अपना पढ़ रहे हैं। अपन अभ्यास जरूरी भाई साहब, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर हम अभ्यास नहीं है हमारे पास, ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर अभ्यास नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये हम छोड़ दो। फिर आते हैं हमारे काव्य के प्रयोजन। ठीक, काव्य के हेतु हो गए कौन कौन से, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अब आते हैं हम काव्य के प्रयोजन। अब प्रयोजन हमने आपको बता ही दिया। ठीक है, प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। अब उद्देश्य बहुत सारे हो सकते हैं, अब भी आगे के उससे मैंने आपको बताया। ठीक है, वैसे तो हमारे भारतीय जीवन में भारतीय मनीषियों ने जो हमारे बताए हैं वो है प्रयोजन है धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। ठीक है, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष की चीज़ें बताई हमारी। ठीक है, 4 पुरुषार्थ जो थे हमारे, 4 प्रयोजन वही हैं, पर काव्य शास्त्र में अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रयोजन बताए हैं। ठीक है, धर्मम यस्य मानुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यमेदम भविष्यति। भरत मुनि भाई साहब बता रहे हैं हमारे कितने 10। ठीक है, क्या बता रहे हैं कि सांसारिक सुखों, धर्म, यश, आयु आदि को मुख्य प्रयोजन माना है उन्होंने आनंद प्राप्ति तथा स्वांता सुखाय का भी उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, भामह ने काव्य अलंकार में काव्य प्रयोजनों का वर्णन किया है। ठीक है, सूत्र धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैलक्षणम कलासुचा करोति कीर्ति प्रीतिश्च साधु काव्यम निबंधनम। ठीक है, मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्ति, कलाम, निपुणता के साथ साथ उत्तम काव्य से कीर्ति और प्रीति की प्राप्ति होती। केवल कवि के आधार पर भामह ने काव्य प्रयोजन कवि के नाम को अमर रखना चाहा है। ठीक है, मतलब ये में से देखो यहाँ से कभी पूछा नहीं गया है इन श्लोकों से, मतलब काव्य के प्रयोजन से में से कभी पूछा नहीं गया है। अगर आपको दिमाग में लगे तो एक बार देख लेना, बाकी मेरे हिसाब से आज तक नहीं पूछा गया है। ठीक है, वामन ने बताया है ऐसे ही, काव्यम से दृष्टार्थ प्रतिकीर्ति हेतुत्वात्। ठीक है, ये यहाँ से नहीं पूछे मैं, मतलब आज तक में से नहीं पूछा है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, काव्य के प्रयोजन से में से नहीं पूछा है। जस संपत्ति आनंदति दुखंडारे खोई होत कवित्व में चतुराई जगत गाम बस होई ऊंच नीच कर्म बस और चलो जा संसार रहत भगवंत जैसो नभ काव्य सुखसार। ठीक है, तो यहाँ से वैसे ऐसा कभी नहीं आया स्वंताय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ठीक है, सबने अलग अलग वो बताए हैं, मतलब प्रयोजन दिनकर जी ने अलग अलग है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्रयोजन। ठीक है, आनंद लोक मंगलकारी उपयुक्तवादी, आनंद समन्वयवादी, आनंदवादी दृष्टिकोण। ठीक है, सब लोगों के अलग अलग है। ये प्रयोजन एक बार पढ़ लेना। प्रमुख काव्य संप्रदाय और सिद्धांत, इनकी अब हम बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रयोजन को छोड़ो। ठीक है, प्रयोजन को एक बार देख लेना, दृष्टि डाल लेना एक बार अपने। ठीक है, अपन इन पे बात करते हैं, इन पे चर्चा करते हैं। 1 मिनट पानी पी लें जरा। चलिए, प्रमुख काव्य संप्रदाय तथा सिद्धांत। ठीक है, अब यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। पहली बात तो यही रट लेना, मतलब यहीं से सीधे सीधे प्रश्न बन जाते हैं, है ना। लोग कठिन की ओर भागते हैं पर सरल से प्रश्न पूछ लेता है वो, मतलब कठिन तो छोड़ो, सरल से प्रश्न पूछ लेता है और वो सरल ही हमसे नहीं बनते, है ना। हम सरल प्रश्न ही गलत करके आ जाते हैं और वो सरल, मतलब बड़ा दुख होता है, क्योंकि सरल प्रश्न गलत जब होते हैं ना तब हम बाहर होते हैं। कठिन प्रश्न जब गलत होते हैं तब हम बाहर नहीं होते, जब सरल प्रश्न गलत होते हैं ना तब हम बाहर होते हैं। ठीक है, तो जो 6 संप्रदाय हैं, ठीक है, उन 6 संप्रदायों के 6 आचार्य हैं, वही रट लो। सबसे पहले तो रस संप्रदाय जो है वो भरत मुनि, अलंकार संप्रदाय भामह, रीति संप्रदाय वामन, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन, वक्रोक्ति कुंतक, औचित्य क्षेमेंद्र। कहाँ चलेगा ये क्षेमेंद्र। ठीक है, काव्य की आत्मा की बात हुई, तो ये काव्य की आत्मा के बारे में ये जितने संप्रदाय थे ना, ये बोले भाई काव्य की आत्मा आखिर माना किसको जाए, मतलब काव्य है तो काव्य की कोई आत्मा होगी, उसके बारे में कोई
कुछ तो होगा ही भाई, काव्य आखिर किसको माना जाए। ठीक है, एक दार्शनिक शब्द जो है वो आत्मा एक दार्शनिक शब्द है। ठीक है, इसके बारे में वेदांत में बहुत चर्चाएं चली। ठीक है, मतलब आखिर आत्मा क्या है, चेतनता जो है वो ही आत्मा है। ठीक है, एक प्राण है, मतलब कुछ तो चल रहा है, ज्ञान मतलब जो शरीर जिसमें चल रहा है, या कुछ चीज़ें कोई जो चला रहा है, संसार जिसमें चल रहा है, जो चेतनता है ना। मतलब एक चीज़ तो जड़ है ना, जो बैठी हुई है एकदम, कुछ नहीं हो रहा, हिलना डुलना कुछ नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ जो चल रही है जिसमें चेतनता है, जो सब कुछ हो रहा है, तो वो क्या है। ऐसे काव्य के बारे में थी कि काव्य शास्त्र में आत्मा से आशय क्या था, तो उस आत्मा से आशय काव्य का वह आधारभूत तत्व है जिसके अभाव में काव्य का काव्यत्व ही समाप्त हो जाएगा। मतलब काव्य शास्त्र के बारे में अगर हम आत्मा की चर्चा करें तो काव्य शास्त्र में आत्मा से तात्पर्य उस चीज से है ना, उस तत्व से माना जाएगा जिसमें अगर वो तत्व ना हो तो काव्य का क्या हो जाएगा, काव्य का काव्यत्व ही समाप्त हो जाएगा। मतलब काव्य जो है वो काव्य ना रहेगा, मतलब काव्य ही समाप्त हो जाएगा। संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य की आत्मा को लेकर विविध मत है। संस्कृत आचार्यों में भरत मुनि ने रस को, भामे ने अलंकार को, वामन ने रीति को, आनंदवर्धन ने ध्वनि को, कुंतक ने वक्रोक्ति को, क्षेमेंद्र ने औचित्र को काव्य का मूल तत्व स्वीकार किया, मतलब आत्मा माना है। काव्य की आत्मा के प्रश्नों को लेकर ही काव्य शास्त्र के 6 संप्रदायों का आविर्भाव एवं विकास हुआ, जो अपन ने ऊपर अब भी चर्चा की है। ठीक है, इन संप्रदायों के आचार्यों ने काव्य के कला एवं भाव पक्ष के किसी एक पक्ष पर ध्यान दिया है। इन संप्रदायों के द्वारा आत्म तत्व के महत्व पर प्रकाश डाला गया। मतलब आत्मा काव्य का मूल क्या है, काव्य का मूल आखिर क्या है, उसके बाद अगर उसको हटा दिया जाए तो काव्य का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, काव्य काव्य न रह जाएगा। उस चीज के बारे में चर्चा इन आचार्यों के द्वारा की गई है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करें कि भाई आखिर है क्या, काव्य आखिर क्या है। ठीक है, तो उनके बारे में ये संप्रदाय आए हैं। ठीक है, जैसे हम अगर बात करें, मैं आपको अगर सरल शब्दों में समझाऊं, ठीक है, मैं अगर सरल शब्दों में समझाऊं, हमने कहा कि ईश्वर क्या है। ठीक है, उस ईश्वर को ढूंढने के लिए है ना, उस ईश्वर थोड़ा सा एक थोड़ी सी खाली जगह ले लेते हैं, यहाँ अपन समझ लेते हैं, है ना। उस ईश्वर को ढूंढने के लिए हमने देखा कि भाई चलो ठीक है, एक जैन धर्म आया, ठीक है, एक बौद्ध धर्म आया, ठीक है, एक हिंदू धर्म आया, ठीक है, एक हिंदू धर्म आया, एक अपना कौन सा मुस्लिम धर्म आया। ये सब धर्म आए ने अलग अलग तरीके से, एक ने ईश्वर नाम दे दिया, एक ने अल्लाह नाम दे दिया, एक ने महावीर स्वामी बना दिए, एक ने ईसा मसीह बना दिए। सब ने अलग अलग वो नाम दे दिए, सबने अलग अलग पंथ बना दिए, सबने अलग अपने अपने मार्ग बना दिए, रास्ते, सब मार्ग मतलब अपने अपने रास्ते बना दिए, सबने अपनी अपनी पूजा पद्धतियां बना दी। ठीक है, तो सबने अपने अपने नियम धर्म सब कुछ बना दिए। ठीक है, उसके पास पहुंचने के सबने अपने अपने रास्ते बना दिए। ठीक है, उसने सबने अपनी अपनी कल्पना करनी, उन्होंने कहा कि यही ईश्वर है। ठीक है, उन्होंने सबने कहा कि यही ईश्वर है, इसको हटा दोगे तो ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब इस रास्ते से जाओगे तो ही है। तो इनने भी ऐसे ही कहा कि भैया अगर ये है तो ईश्वर, तो आत्मा है, तो काव्य है। उन्होंने कहा कि अलंकार है तो काव्य है। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई पूजा पाठ करो, ये है, राम है तो संसार है। उन्होंने कहा कि अल्लाह है तो संसार है, अल्लाह ही सब कुछ है, राम ही सब कुछ है, ईसा ही सब कुछ है। ठीक है, ये चीज़ें चली। ठीक है, तो वही वाली बात आपकी है। ठीक है, उन्होंने कहा कि अलंकार है तो काव्य है। ठीक है, रीति है तो काव्य है, ध्वनि है तो काव्य है। ठीक है, तो ये काव्य की आत्मा वाला कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आता है रस संप्रदाय, ठीक है, और सिद्धांत भरत मुनि वाला। ठीक है, अब इनको हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। ठीक है, जहाँ पे मुझे लगेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जहाँ से प्रश्न बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जहाँ से प्रश्न बनेगा वहाँ मैं आराम से चलूँगा, है ना। वैसे मैं आराम से ही चल रहा हूँ, बोलूँगा जरूर मैं फास्ट चलना है, पर मैं फिर भी धीरे ही चलता हूँ। ठीक है, अभी तक मात्र हम 18 पेज पे पहुँचे हैं, बस अभी 1 घंटे क्लास हो गई है। ठीक है, तो मैं धीरे ही चल रहा हूँ। ठीक है, धीरे ही चल रहा हूँ, पर मैं बोल देता हूँ तेज चलूँगा। जहाँ पे लगेगा प्रश्न बन रहा है वहाँ पे बिल्कुल आपको बताते हुए चलूँगा। ठीक है, इस संप्रदाय के प्रवर्तक जो है भरत मुनि है। ठीक है, पहला प्रश्न, इन्होंने रस को काव्य का प्राण तत्व माना है। उनके अनुसार काव्य में रस तत्व के अभाव में किसी भी अर्थ का प्रवर्तन नहीं होता है, मतलब काव्य की आत्मा क्या है, रस है। ठीक है, अग्नि पुराण में रस को काव्य की आत्मा स्वीकार किया गया है। कहाँ किया गया है, अग्नि पुराण में। ठीक है, रस की आत्मा रस को काव्य की आत्मा स्वीकार किया गया है। ठीक है, क्या कह रहे हैं ये, रस की आत्मा कौन है, काव्य की आत्मा कौन है, रस है। कहाँ का है, अग्नि पुराण में। ठीक है, बाग्वेधग प्रधाने परसी स्वात्र जीवितम।
ठीक है। अर्थात काव्य में वाणी का चमत्कार महत्वपूर्ण तत्व होने पर भी उसका प्राण तत्व रस ही होता है। ठीक है। राजशेखर ने अपने ग्रंथ जो है काव्य मीमांसा में शब्दार्थ को काव्य का शरीर और रस को उसका प्राण तत्व माना है। ठीक है। मतलब राजशेखर जो है उसने काव्य मीमांसा ग्रंथ लिखा है और उसमें काव्य को मतलब रस को उसका क्या माना है, प्राण तत्व माना है। ठीक है। ठीक है। ये इनका नाम भी याद रखो, राजशेखर। ठीक है। काव्य मीमांसा ग्रंथ, ठीक है, याद रखो। इन्हें शब्दार्थों शरीरम रस आत्मा। ठीक है। आचार्य विश्वनाथ तुम पढ़ चुके, वाक्यम रसात्मक काव्य पढ़ के आए ऊपर, दोबारा रिवीजन हो गया। साहित्य दर्पण में वाक्यम रसात्मक काव्य में कहकर शरीर की आत्मा रस को माना है, क्लियर। फिर आचार्य कौन है हमारे रीति के आचार्य देव ने शब्द रसायन नामक ग्रंथ में स्पष्ट किया है कि काव्य जो रस है काव्य का सार तत्व है। रामचंद्र शुक्ल जी आए, इनने भी रस को प्रमुखता देते हुए कहा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, इस प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। अनूठी से अनूठी युक्ति काव्य की तभी हो सकती है जब उसमें कोई संबंध दूर दूर तक हृदय की इस दशा या वृत्ति के साथ रहा होगा। मतलब रामचंद्र शुक्ल भी जो है वो रसवादी रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अतः कहा जा सकता है साहित्य का अध्ययन करने, देखने और सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में रस की उद्भावना का सूत्र किया है। ठीक है, ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं भाई साहब। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग रस निष्पत्ति। ठीक है, ये हमने बहुत पढ़ा है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। अर्थात विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, इस सिद्धांत के पोषक आचार्यों ने काव्य का महत्वपूर्ण उद्देश्य सहृदय को आनंद प्रदान करना स्वीकार किया। मतलब सहृदय मतलब जो पढ़ रहा है उसको आनंद प्राप्त होगा, वो ही होगा। रस को परमात्मा का सहोदर मतलब ब्रह्म सहोदर माना गया है। सहोदर मतलब एक ही उदर से जन्म हुआ हो। ठीक है, रसो वे सहा, अर्थात रस जो है वो ही परमात्मा है। अद्वैतवाद संप्रदाय के आचार्य ने आत्मा के परमात्मा में लीन होने की दशा को ही आनंदानुभूति कहा है। ठीक है, मतलब परमात्मा में लीन होने की दशा को आनंद अनुभूति कहा है। मतलब ब्रह्म और रस एक जैसे बता दिए। रस के अवयव क्या कौन कौन से हो गए? ठीक है, रस के अवयव कौन कौन से भाई साहब? स्थायी भाव है, ठीक है, अनुभाव है, विभाव है, ये सब के सब रस के अवयव हैं। ठीक है, इनको हम थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। स्थायी भाव क्या होता है भाई साहब? ठीक है, मतलब जो हमेशा एक जैसा रहेगा, स्थायी रहेगा। ठीक है, स्थायी भाव है। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार स्थायी भाव किसी न किसी अनुकूल भाव से तिरोहित होता है और न प्रतिकूल भाव से दबता है। जब स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव द्वारा अभिव्यक्त होते हैं तब उन्हें कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में कहा है कि विभावेनुभावेन व्यक्त संचारिणा तथा रस्तामेति रत्यादि स्थायी भाव सन्मितासाम। स्थायी भाव हृदय में सुप्त अवस्था में रहते हैं, उच्च अवसर से जानते हैं होकर रस में परिणत हो जाते हैं। साहित्य दर्पण में उनकी संख्या 9 है। रतिहास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुस्सा, विस्मय, निर्वेद और सम। ठीक है, स्थायी रहेंगे। विभाव जो है अगला, विभाव का अर्थ है कारण। ठीक है, अतः जो कारण किसी व्यक्ति आश्रय के हृदय में स्थायी भावों को दीप जागृत करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव के दो, एक आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, आलंबन मतलब जिसके कारण जागृत होते हैं वो आलंबन है। ठीक है, और जिसके वो होते हैं उद्दीप्त होते हैं, जिन्हें देखकर आश्रय के उद्दीप्त होते हैं वो उद्दीपन होते हैं। ठीक है, आलंबन और उद्दीपन इनको छोड़ो, इसको मैं बोल रहा हूँ, इसको ज़्यादा नहीं पढ़ना भाई, तुम पढ़ते आ रहे हो। उद्दीप्त विभाव हस्ते रसमिदपनते, ये अर्थात विश्वनाथ ने आलंबन की चेष्टाओं व इस काल को उद्दीपन कहा है। ठीक है, मतलब जो तेज बारिश हो रही है भाई साहब, बहुत तेज बारिश हो रही है, उसको देख के हमारे मन में क्या लग रहा है? हमें मतलब बहुत चाय पीने का मन हो रहा है, जो भाव जागृत हुआ, चाय पीने का, शायरी लिखने का, कविता लिखने का, उपन्यास लिखने का जो मन जागृत हुआ, हमारे मन में जो भाव जागृत हुआ वो हमारा क्या है? उद्दीपन। मतलब जो बारिश है वो उद्दीप्त करने वाला भाव है। ठीक है, आलंबन। क्लियर, कंप्लीट, टेंशन मतलब। अनुभाव क्या होता है? विभाव के पश्चात अनुभाव उत्पन्न होते हैं, अर्थात आश्चर्य की चेष्टाओं को पुष्ट करने वाले भाव अनुभाव है। धनंजय दस रूपक के अनुसार अनुभाव विकार और भाव सूचनात्मक होते हैं। ठीक है, मतलब विद्वानों के अनुसार अनुभव 4 प्रकार के होते हैं। कायिक, शरीर की चेष्टाएं। ठीक है, कायिक ये याद रख लेना। ठीक है, बस अनुभव के प्रकार याद रखना 4। कायिक मतलब शरीर की कृत्रिम चेष्टाएं। वाचिक मतलब मानसिक, मतलब हर्षिक अवसाद। आहार मतलब मणिरूप मतलब वस्त्राभूषण, तथा सात्विक मतलब सत्व प्राण के उद्रेक। ठीक है,
ये हो गए आपके। सात्विक अनुभाव में स्वेद, रोमंच, स्वरभंग ये सब के सब हैं। संचारी भाव संचार करने वाले हैं, 33 इनकी संख्या मानी गई है। बस कंप्लीट, इतना ज़्यादा याद नहीं रखो। रस की निष्पत्ति का मतलब है काव्य के आस्वादन से पाठक को रसानुभूति जिस प्रकार होती है। इस प्रश्न पर सिद्धांत के आचार्य मतभेद है। इस विषय से आचार्य भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित सूत्र व्यभानुभाव संचारी भाव रस संयोग रस निष्पत्ति अर्थात व्यभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। मतलब जब व्यभाव अनुभाव और संयोग, व्यभाव अनुभाव और संचारी भाव का जब संयोग होता है तब क्या होता है, रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है। फिर इसके बाद में बहुत सारे व्याख्याता आए आचार्य भरत मुनि के सूत्र की व्याख्या करने। भट्ट लोल्लटाय, शंकोकाय, भट्टनायक, अभिनव गुप्ताय, इन्होंने व्याख्या की अलग अलग मत से। अब देखो, अब यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं और वो प्रश्न इतने कठिन नहीं बनते, अंदर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको सिर्फ ऊपर सीधे सीधे जो जहाँ से प्रश्न बनेंगे वो आपको बताए दे रहा हूँ, वहाँ से आपके सीधे सीधे प्रश्न बन जाएंगे। ज़्यादा विशेष रूप से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आता भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद। तो सिंपल सी बात पूछते हैं कि उत्पत्तिवाद किसका है, तो भट्ट लोल्लट को याद रखो आप। ठीक है, भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद। आचार्य भरत ने जो रससूत्र की व्याख्या की उसके प्रथम व्याख्याता थे भट्ट लोल्लट। ठीक है, प्रथम व्याख्याता। ठीक है, पहले कौन थे, भट्ट लोल्लट। भट्ट लोल्लट का ग्रंथ अभी तक अपर्याप्त है, परंतु उनके मतों को मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में तथा अभिनव गुप्त ने अपने ग्रंथ अभिनव भारती में स्थान दिया है। इनके संक्षिप्त मतों से लोल्लट की रस संबंधी धारणा स्पष्ट हो जाती है। भट्ट लोल्लट ने भरत मुनि के द्वारा अपने सूत्र में प्रयुक्त संयोग एवं निष्पत्ति शब्दों की व्याख्या करते हुए संयोग का आशय संबंध एवं निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति माना है। ठीक है, संयोग को उन्होंने संबंध माना है, निष्पत्ति को उत्पत्ति माना है। उनके अनुसार विभावों से रस की उत्पत्ति, संचारी भावों से पुष्टि और अनुभावों से प्रतीति होती है। ठीक है, इस प्रकार रस एवं विभावों में उत्पाद एवं संचारी भावों से पोषक अनुभावों में गम होता है। मतलब इनका जो सिद्धांत कहलाता है वो उत्पत्तिवाद कहलाता है, इसलिए इन्होंने क्या सिद्धांत दिया है, उत्पत्तिवाद। ठीक है, जो सबसे ऊपर अपन ने पढ़ा वही सार है। ठीक है, उत्पत्तिवाद है। ठीक है, क्लियर है। अगले आते हैं संकोक। ठीक है, संकोक का अनुमतिवाद दूसरे नंबर। ठीक है, संकोक भरत सूत्र के द्वितीय व्याख्याता है। ठीक है, कौन है द्वितीय व्याख्याता। भट्ट लोल्लट की भांति संकोक स्वयं का कोई ग्रंथ उपलब्ध, इनका भी खुद का नहीं है। मम्मट ने अपने काव्यशास्त्र में उनको दिया है, स्थान दिया है। संकोक ने व्याख्या की है। इन्होंने क्या बताया है, कारण रूप विभावों और कार्य रूप अनुभावों व सहकार्य रूप संचारी भावों के कारण ऐतिहासिक पात्रों स्थायी भावों के अनुकरणों, अनुकर्ता, नटों और अनुमित होने वाला जो है उसको रस माना है इन्होंने। ठीक है, तस्माद हेतु भावे, कार्यानुभावे, सहचारी भावे, प्रत्युन्मारे, बहुत लंबी चौड़ी इन्होंने परिभाषा दी है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नट में स्थायी भाव नहीं होता है क्योंकि अनुभव की भांति वह स्थायी भाव का अभिनय नहीं करता है, परंतु नट द्वारा किए गए सकल अभिनय के फलस्वरूप सामाजिक स्थायी भाव का अनुमान कर लेता है। मतलब ये कह रहे हैं कि नट जो है उसमें खुद में स्थायी भाव नहीं होता। ठीक है, जबकि वो स्थायी भाव का अभिनय नहीं करता है। ठीक है, वो क्या करता है, अनुभाव की भांति स्थायी भाव का अभिनय नहीं करता है, परंतु नट के द्वारा किए गए जो अभिनय है उसके फलस्वरूप सामाजिक स्थायी भाव का अनुमान कर लेता है। ठीक है, उनका जो मत जो है वो अनुमतिवाद कहलाता है। इन्होंने संयोग का अर्थ अनुमान और निष्पत्ति का अर्थ अनुमति लगाया है, इसलिए इनके सिद्धांत का नाम क्या है, अनुमतिवाद। ठीक है, इसलिए इनके सिद्धांत का नाम क्या दिया था इन्होंने, अनुमति। ठीक है, संकोक का क्या कहलाता है, अनुमतिवाद। ठीक है, दूसरा। ठीक है, दूसरे व्याख्याता हैं ये। फिर तीसरे आते हैं नायक, इनका है भुक्तिवाद। ठीक है, भोगवाद और भुक्तिवाद। भट्टनायक के विचार भी अभिनव गुप्त के अभिनव भारती और मम्मट के काव्य प्रकाश में मिलेंगे। इनका भी खुद का ग्रंथ नहीं है। पूर्व व्याख्याओं के पूर्ववर्ती रस व्याख्याओं के मतों का खंडन करते हुए भरत मुनि की रस निष्पत्ति का अर्थ भक्ति या भोगवाद तथा संयोग का अर्थ भोज्य भोग स्वीकार किया है। इन्होंने क्या किया है, निष्पत्ति का अर्थ क्या माना है, भक्ति या भोग। ये क्या रहे कि निष्पत्ति का अर्थ क्या होता है, भोग। ठीक है, और संयोग का अर्थ क्या होता है, भोजक। ठीक है, उनके अनुसार क्या है, कह रहे हैं कि रस ना तो प्रतीत होता है और ना ही उत्पन्न होता है और ना ही अभिव्यक्त होता है। ये बोल रहे हैं भैया कि ना तो रस प्रतीत होता है और ना ही उत्पन्न होता है और ना ही क्या होता है, ना ही अभिव्यक्त होता है। वो क्या होता है,
रसो न प्रतीत ते नोयक्त ना भी अज्जते। ठीक है, ना तो वो उत्पन्न हो रहा है, न प्रतीत हो रहा है, और ना ही वो अभिव्यक्त होता है। भट्टनायक ने स्पष्ट किया कि काव्य या नाटक में अभिधा से द्वितीय विभाव आदि के साधारणीकरण, रूप भावकत्व नामक व्यापार से भावमान स्थायी भाव, सत्य के उद्रेक, प्रकाश और आनंद में ब्रह्म के समान भोग के द्वारा आस्वाद किया जाता है। ठीक है, मतलब ये भोगवाद वाले हैं, इन्होंने अपने उसका नाम दिया भोगवाद या भुक्तिवाद। ठीक है, इनका केवल नाम आता है, कहीं भी आप देख लेना, अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हो, नेट का पेपर हो, चाहे सेट का पेपर हो, केवल इनका एक ही प्रश्न बनता है, इनके अनुमान मतलब इनके मत का नाम। ठीक है, भुक्तिवाद इनका भुक्तिवाद पूछेगा, उत्पत्तिवाद पूछेगा, अनुमतिवाद पूछेगा। ठीक है, इनके केवल मत का नाम पूछेगा, और अगला जो हमारे आए अभिव्यक्तिवाद, अभिनव गुप्त। ठीक है, बस केवल नाम पूछेगा। ठीक है, अभिनव गुप्त ने बहुत ये सूत्र रस सूत्र के पूर्ण व्याख्याता माने जाते हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ अभिनव भारती में धन्य लोकलोचन में अपने रस विषयक मत प्रस्तुत की है। मम्मट ने अपने काव्य में भी इनका वो किया है। ठीक है, अभिनव गुप्त ने संयोग को व्यंजक संबंध निष्पत्ति को अभिव्यक्ति माना है, इसलिए इनके मत को अभिव्यक्तिवाद कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने रस को व्यंग तथा विभावादि को व्यंजक कहा है। ठीक है, क्लियर है। चलो, ये क्या कह रहे हैं कि काव्य जो है वो हमारी भावोत्तेजना या भावाभिव्यक्ति का साधन मात्र है, वह नए भावों की सृष्टि नहीं करता है। क्या रहे कि काव्य की क्या कह रहा है, ये काव्य जो है वो हमारे भावों की उत्तेजना और भावों की अभिव्यक्ति का साधन मात्र है, वह नए भावों की सृष्टि नहीं करता है। ठीक है, इसलिए अभिव्यक्तिवाद माना है, इसलिए इनके सिद्धांत को क्या कहते हैं, अभिव्यक्तिवाद कहा गया है। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है। ये कह रहे हैं जो काव्य जो है ना भाई साहब, वो हमारे भावों की अभिव्यक्ति करता है या हमारे भावों की उत्तेजना मात्र का साधन है केवल, ये हमारे किसी नए भाव की सृष्टि नहीं करता है। मतलब काव्य किसी नए भाव को नहीं बनाता, जो हमारे भाव हैं उन्हीं को बताता है, उन्हीं की अभिव्यक्ति करता है बस। ठीक है, फिर साधारणीकरण है। ठीक है, साधारणीकरण का मतलब होता है, साधारणीकरण मतलब जो हमारा रस है वो सामान्य जो पाठक है उस तक पहुंच जाएगा, उसका साधारणीकरण हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, इसको छोड़ो, इसको स्किप करो। देखो यहाँ पढ़ लो आराम से, शुक्ल जी का पढ़ लो। शुक्ल जी थोड़ी आराम से बात करते हैं। शुक्ल जी कह रहे जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सब के उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसोद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती। विषय का इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण कहलाता है। और ये देखो कितनी सामान्य तरीके से बढ़िया बात समझा दी शुक्ल जी ने। शुक्ल जी कह रहे हैं भैया जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि सामान्यता सबके उसी भाव का आलंबन हो सके, मतलब बोले जब तक कि सबके एक जैसे भाव का रसोद्बोधन नहीं हो सकता, जब तक उसमें ये ऐसी शक्ति नहीं है जाए ना, तब तक उसका साधारणीकरण नहीं हो सकता, तब तक वो साधारणीकरण नहीं कहलाएगा। मतलब एक जैसा सबके लिए सामान्यता नहीं हो जाए तब तक। ठीक है, साधारणीकरण का अभिप्राय है कि पाठक या श्रोता के मन में जो व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष आती है वे जैसे काव्य में वर्णित है आश्रय के भाव में आलंबन होती है, वैसे ही सब पाठकों के हृदय में श्रोता के भाव में आलंबन हो जाता है। मैंने अभी आपको सामान्य भाषा में वही बताया था कि जैसी वो है वैसी वो है, वैसा मंचन हो रहा है, और वैसी की वैसी वो श्रोताओं के मन में, वैसी की वैसी पाठक के मन में है ना पहुंच जाए, वो है ना वैसी की वैसी सेम, तो वो क्या हो जाता है, साधारणीकरण उसका कहलाता है। ठीक है, चलिए अब ये गुलाब राय, नगेंद्र और इनका सबको छोड़ दो। अगला आता है अलंकार संप्रदाय। ठीक है, अलंकार संप्रदाय और सिद्धांत। ठीक है, अलंकार संप्रदाय भारतीय काव्यशास्त्र में अलंकार सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्थान है। काव्यशास्त्र में अलंकार अपना एक विशेष स्थान है। अब इनमें हम ना काम की बात करेंगे, सिंपल। ठीक है, अलंकार प्रारंभ में काव्यशास्त्र के नाम से अलंकार शब्द का प्रयोग संस्कृत के आचार्यों ने अपने ग्रंथ लेके भाम्य का काव्य अलंकार, उद्भट का काव्य अलंकार, सार संग्रह, बामन का काव्य अलंकार, सूती बामन है भाई साहब है ना, रुद्रट का काव्य अलंकार,
रूप्यक का अलंकार सर्वस्व है। अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति अलम शब्द के साथ कृत धातु की खोज से हुई है। ये सब छोड़ दो, यहाँ से चालू करो। ठीक है, आभूषणों के ना कांतपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। ठीक है, आचार भामे शब्द और अर्थ की वक्रोक्ति उक्तियों को अलंकार मानते हैं। ठीक है, भामे ने अलंकार के मूल में वक्रोक्ति को आवश्यक माना है। उन्होंने कहा है कि ये सारी अतिशोक्ति ही वक्रोक्ति है, इससे अर्थ चमत्कृत होता है। कवि को इसी में प्रयत्न करना चाहिए कौन अलंकार है जो इसे से रहित हो। दंडी की देखो, अब यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा। आचार्य दंडी ने काव्य के शोभाकार धर्मों को अलंकार माना है। वो कह रहे हैं कि काव्य शोभाकारान धर्मालंकारान प्रक्षिप्ते आचार्य दंडी। ठीक है, दंडी क्या कह रहे हैं कि काव्य शोभाकारान धर्मालंकारान प्रक्षिप्ते। ठीक है, ये किसकी परिभाषा है? दंडी की। अग्नि पुराण में क्या करा है? अलंकार रहिता विध सरस्वती। ठीक है, ये ऐसे नहीं पूछा गया, अर्थात अलंकारों से रहित कविता सरस्वती विधवा समान होती है। बामन रीति के प्रवर्तक है। उन्होंने काव्य में अलंकारों की महत्व पर प्रकाश डाला है। और ये क्या कह रहे हैं कि काव्य ग्राम अलंकारत सुंदरम अलंकारा, इनका कभी नहीं पूछा गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आचार्य बामन, दंडी, बामन आदि अलंकारों को अनिवार्य तत्व माना है, परंतु आनंदवर्धन ने अपने ग्रंथ धन्यालोक में अलंकारों को अनिवार्य तत्व ना मानकर मात्र शोभा बढ़ाने वाले बाह्य तत्व माना है। उन्होंने अलंकारों को अंगीकार रूप में आलम्बन माना है। ठीक है, ये छोड़ो, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अलंकार काव्य का अनिवार्य तत्व मानते हैं। अलंकार काव्य के अनिवार्य तत्व हैं। इस धारणा को मानने वाले आचार्यों में कौन कौन है? भामे है, दंडी है, बामन है, अग्निपुराण, कुंतक और जयदेव। ये सब के सब प्रमुख किसमें? अलंकार को अनिवार्य तत्व मानने वाले आचार्यों में। ठीक है, अलंकार काव्य के महाशोभाकार धर्म है। इस धारणा को मानने वाले आचार्यों में आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, मम्मट, विश्वनाथ, पंडित जगन्नाथ आदि आते हैं। ठीक है, हिंदी के काव्य आचार्यों में अलंकार विषयक दो वर्ग माने जाते हैं, एक केशव, श्रीपति, बंशीधर। इनको छोड़ो। आचार्य केशव ने माना है, ये भी ऊपर पढ़ के आया अपन भाई सभी कविता, ये मैंने आपको बताया था, इसको रट लो फिर से। जतपि सुजाति सुलक्षणी सुभरत सरस्वत और भूषण वृण विराजी कविता विनीता मित्र। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अलंकारों की विवेचना, भामे ने काव्य अलंकार अपने विवेचन में लगभग 38 प्रकार के अलंकारों का विवेचन किया है। ठीक है, जिसमें 2 शब्द अलंकार, अनुप्रास, यमक तथा 36 अर्थ अलंकार है। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्य दर्श में 39 अलंकारों का विवेचन किया है, जिसमें 4 शब्द अलंकार है। ठीक है, तथा 35 अर्थ अलंकार है। हालांकि दंडी ने प्रहेलिका को अलंकार नहीं माना है। ठीक है, क्लियर है, इतना ही है। फिर आता है रीति संप्रदाय। अगला है आपका रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है। रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा विशेष हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। रीति का अर्थ होता है, कोशगत अर्थ क्या है इसका? मार्ग, प्रस्थान, पंथ, पद्धति, प्रणाली, गति, रीति, विधि, सब के सब इसका मतलब। रीति मतलब तरीका, विधि क्या चीज़ होती है? रीति का मतलब होता है कि कोई विधि है, कोई तरीका है, कोई शैली है, कोई गुण है, वो सब के सब रीति है। ठीक है, जिसका अर्थ गति अथवा जाना। वामन ने काव्य अलंकार सूत्र में, ठीक है, वामन ने काव्य अलंकार सूत्र में विशिष्ट पद रचना को रीति माना है। ठीक है, विशिष्ट पद रचना रीति, उसमें वह विशिष्ट गुण के कारण मानी गई है। विशिष्ट गुणों आत्मा। इस प्रकार वो क्या कह रहे हैं कि विशिष्ट पद रचना, ठीक है, मतलब जो क्या कह रहे हैं कि पद रचना में विशेषता अथवा सुंदरता का जो धर्म होता है उसे हम रीति कहते हैं। मत के अनुसार रीति आत्मा काव्यस्थ, मतलब जो काव्य की जो आत्मा है वो रीति है। उन्होंने क्या कहा कि विशिष्ट पद रचना को रीति मानते हुए विशिष्टता का जो गुण है वो ही क्या है? काव्य की आत्मा है। इस प्रकार उन्होंने रीति और गुण का तादाद में स्थापित किया है। श्रृंगार और कर्ण की अलंकृत रचना माधुर्य से गुणों से युक्त होती है। ये सब छोड़ो। श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थ, व्यक्ति, रुदारम होता, कांति, माधुरता। अर्थात श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थ, व्यक्ति, उदारता, ओज, कांति और समाधि, यही रस, नाम, अर्थ और शब्द अर्थ और दोनों प्रकार के गुणों के हैं।
किंतु दोनों स्थलों पर इनके लक्षण और धारण एक सर्वथा भिन्न होते हैं। वामन ने गुणों के आधार पर वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली तीन रीतियों को ही स्वीकार किया है। मतलब अब वामन ने कितनी रीति मानी है, तो वामन ने 3 रीति मानी है। ठीक है, कौन कौन सी मानी है? वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को सिर्फ फैक्ट देखते हुए चलना है बस। ठीक, कितनी रीति मानी? 3 मानी है। समस्त गुणों से गुम्फित, दोषों से रहित और वीणा से मधुर स्वरों में वैदर्भी रीति का वामन ने सर्वोत्तम माना है। मतलब सबसे सर्वोत्तम किसको माना है? वैदर्भी को माना है। गौणी रीति केवल ओज और कांति से युक्त दो गुणों वाली माना है। ठीक है, ये छोड़ो, इससे कोई मतलब नहीं। वामन ने रीति सिद्धांत की व्याख्या करते हुए रीति को काव्य की आत्मा माना है। रीति आत्मा काव्य अर्थात रीति ही काव्य की आत्मा है। ठीक है, क्योंकि इसमें निहित 10 गुण और अर्थ गुणों में काव्य अधिकांश तत्व किसी न किसी रूप में अनिश्चित होते हैं। कांति में 10 गुण होते हैं। ठीक है, ये छोड़ो, मेन आप इतने याद रखो कि वामन ने कितनी रीति मानी है। ठीक है, तो 3 रीति है, वैदर्भी, गौणी और पांचाली। ठीक है, 3 रीतियों को इन्होंने स्वीकार किया है। ठीक है, फिर आता है आपका ध्वनि संप्रदाय। ठीक है, ध्वनि संप्रदाय अगला आपका कौन सा संप्रदाय है? ध्वनि। ठीक है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन। ग्रंथ कौन सा है इनका? ध्वन्यालोक। ठीक है, ध्वनि संप्रदाय काव्यशास्त्र का प्रमुख है, इनके ग्रंथ है ध्वन्यालोक। इसकी स्थापना, ठीक है, अलंकार, रस और रीति संप्रदाय के प्रवर्तन के बाद इसकी हुई है। ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। ठीक है, ध्वनि का अर्थ और स्वरूप क्या माना है? ध्वनि का मतलब होता है आवाज। ठीक है, ध्वन्यते अनेन इति ध्वनि। ठीक है, ध्वन्यते अनेन इति ध्वनि, अर्थात जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ठीक है, ध्वनेन ध्वनि के अनुसार ध्वनित होने वाले कारक ध्वनि कहलाते हैं। रस, अलंकार, नीति आदि सभी ध्वनित होने वाले काव्यांग हैं। मतलब अब ये विवेचन कैसे कर रहे हैं कि भाई साहब एक हिसाब से अगर हम एक दृष्टि से देखें, तो रस, अलंकार और ये नीति रीति जितनी भी चीजें हैं ये रीति है। ठीक है, रीति जो है ये सब ध्वनित हो रहे हैं, तो ये सब के सब काव्यांग है। मतलब ये सब के सब क्या है? सब के सब ध्वनि हुए ना एक हिसाब से। तो ये सबके सब ध्वनि है कि नहीं है? ध्वनि है। ध्वनि का सर्वोत्तम प्रयोग जो है भाषा शास्त्र में हुआ है। वर्णों के विस्फोट को भाषा शास्त्र में ध्वनि कहा जाता है। तत्पश्चात शब्दों और वाक्यों की अभिव्यंजना के रूप में ध्वनि होती है। यह साहित्य शास्त्र में आई। भाषा शास्त्र में शब्दों के विस्फोट द्वारा होने वाले अर्थबोध को ध्वनि कहा जाता है, जबकि काव्य शास्त्र में अथवा साहित्य शास्त्र में यह व्यंजना संबंध है। भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसमें शब्द, अर्थ, गुण, अलंकार, रीति संबंधी सभी धारणाओं में बदलाव माना गया। इसके स्वरूप विवेचन का आचार्य जो है आनंदवर्धन लिखते हैं। क्या कहते हैं आनंदवर्धन? यत्रार्थ शब्दों व तमर्थ मुपसर्जनीकृत स्वार्थी व्यक्त काव्य विशेषा सध्वनिर्ति सुरभि कथिता, अर्थात जहाँ शब्द और अर्थ अपने अभिधात्मक अर्थ को छोड़कर किसी अन्य अर्थ को ध्वनित करते हैं, उस विशेष प्रकार के काव्य को विद्वान क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ठीक है, काव्य शास्त्र में 3 प्रकार की शक्तियों का उल्लेख है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। व्यंजना का शब्द ही ध्वनि से होता है। व्यंजना ऐसी शब्द शक्ति है जो लक्षणार्थ में छिपे हुए व्यंग्यार्थ को स्पष्ट करती है और वास्तविकता को व्यक्त करती है, वही ध्वनि कहलाती है। ठीक है, मतलब ये कौन कह रहे हैं? हमारे आनंदवर्धन एक हिसाब से क्या बोल रहे हैं कि सब के सब फिर ध्वनि के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक, ध्वनि के भेद हैं अभिधा मूलक, लक्षणा मूलक। ठीक, अभिधा मूलक और लक्षणा मूलक। ठीक है, अब इनको छोड़ दो, इनमें ज़्यादा अपने को ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। फिर आता है हमारा अगला वक्रोक्ति। वक्रोक्ति संप्रदाय आपका कुंतक वाला। ठीक है, वक्रोक्ति का मतलब है वक्र प्लस उक्ति। वक्र मतलब टेढ़ा। ठीक है, टेढ़ापन, और उक्ति का मतलब होता है कथन। मतलब किसी बात को सीधे ढंग से ना कहकर चमत्कारिक रूप से कहना वक्रोक्ति कहलाता है। ठीक है, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हमारे कुंतक है। ठीक है, वक्रता का संबंध होता है प्रसिद्ध कथन से, भिन्न अर्थात असामान्य विचित्र उक्ति से लिया जाता है। इस संप्रदाय के अनुसार काव्य का सौंदर्य उक्ति की विशिष्टता या विचित्रता से है, तथा ऐसी उक्ति से काव्य की आत्मा से है। ठीक है, ऐसी उक्ति ही काव्य की आत्मा होती है। जैसे सामान्य व्यक्ति किसी से प्रश्न करेगा कि आप कहाँ से हैं या कहाँ से आ रहे हैं, परंतु अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला की सखी अनसुईया अन्य राजा दुष्यंत से यह प्रश्न इस प्रकार पूछे, किस देश की प्रजा को आपने अपने विरह से व्याकुल बनाया है?
इस प्रकार वक्रोक्ति के माध्यम से उक्ति में चमत्कार उत्पन्न होता है जो हमें चमत्कृत करती है। मतलब वक्रोक्ति का मतलब होता है कि भाई किसी भी चीज़ को आप चमत्कृत ढंग से, मतलब किसी भी चीज़ को आप सीधे तरीके से आप बात नहीं करते हैं, ठीक है, आप उस बात को घुमा फिरा कर थोड़ा सा चमत्कृत ढंग से उस बात को करते हो, ठीक है। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? हमारे कुंतक है, आचार्य कुंतक है। इन्होंने 10वीं शताब्दी में वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ लिखा है, ठीक है। मतलब वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ याद रखो, 10वीं शताब्दी याद रखो, वक्रोक्ति सिद्धांत याद रखो, ठीक है। ग्रंथ लिखकर वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रणयन किया है। यद्यपि इनसे पूर्व भामे ने वक्रोक्ति को अलंकार के रूप में मान लिया था, ठीक है, जननी पर्याय मानकर इसका विवेचन कर चुके थे। भामे के पश्चात दंडी ने काव्य के भेदों में वक्रोक्ति को आधार माना था, ठीक है, स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति के रूप में स्थापित कर चुके थे। इसी परंपरा में वामन रुद्रट ने से अलंकार मान चुके थे, ठीक है, वामन रुद्रट ने भी अलंकार माना था, किंतु आगे चलकर ध्वनिवादी आचार्य आनंद वर्धन ने इसके महत्व को स्वीकार किया। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को अत्यंत व्यापक रूप में स्वीकार करते हुए इसे काव्य की आत्मा घोषित कर दिया। इन्होंने वेदग्ध भरणनीति को वक्रोक्ति कहा। दूसरे शब्दों में इन्होंने क्या कहा? उभादेताड़ तयो प्रणलंकृति वक्रोक्ति वेदग्ध भंगणी भणे उच्चते, ठीक है, अर्थात शब्द और अर्थ दोनों अलंकार होते हैं तथा विदग्धतापूर्ण कथन रूपी वक्रोक्तिहीन दोनों अलंकार रूपी होती है। अर्थात अलंकार से आशय उपमा रूपक के समान विशिष्ट अलंकार नहीं बल्कि काव्य का तत्व सूचक होता है, ठीक है। वक्रोक्ति के भेद उन्होंने बताए, यहाँ देखो आप 6 भेद हैं, ये याद रखना आप विशेष रूप से, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आज तो बोला कि जहाँ इंपॉर्टेंट होंगे वहाँ मैं आपको बता दूंगा। ये 6 भेद है और 6 के 6 भेद आपको याद रखना है, पूछ लेगा कौन सा है और कौन सा नहीं है। पहला आता है वर्ण विन्यास वक्रता, ठीक है, जिसमें 2 या 2 से अधिक वर्णों के थोड़े अंतर में बार बार प्रयुक्त हो उसे वर्ण विन्यास वक्रता कहते हैं, ठीक है। पद पूर्वार्ध वक्रता, पद या शब्द से पूर्वार्ध उत्पन्न वक्रता को पद पूर्वार्ध वक्रता कहते हैं। पद परार्ध वक्रता, इसका प्रयोग शब्दों के बाद परिधि में होता है। वाक्य वक्रता, इसमें पूरे वाक्य में वक्रता विद्यमान होती है। प्रकरण वक्रता, सृजन के उत्साह से प्रेरित होकर अब कवि अपने काव्य विवेचन में करता है, ठीक है। प्रबंध वक्रता, इसमें काव्य प्रबंध काव्य महाकाव्य नाटक आदि की समग्र सौंदर्य में संबंधित होती है, ठीक है। तो ये 6 के 6 याद रखना, वर्ण विन्यास, पद पूर्वार्ध, पद परार्ध, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता, ठीक है। ये सब के सब आपको याद रखना है। अगला है आपका औचित्य संप्रदाय, क्षेमेंद्र वाला, ठीक है। औचित्य से तात्पर्य है उचित व्यवहार, ठीक है, उचित व्यवहार या उचित कार्य या उचित आचरण, किंतु साहित्य शास्त्र में उचित का तात्पर्य काव्यांगों की उचित योजना से। काव्य सृजना आवश्यक उपादान भाव अलंकार रीति आदि तत्वों का उचित सामंजस्य औचित्य कहलाता है। अर्थात काव्यांगों में उचित अभाव ही औचित्य है, ठीक है। औचित्य क्षेमेंद्र का सिद्धांत के प्रणेता है। उन्होंने अपने औचित्य विचार चर्चा में औचित्य के प्रकार परिभाषित किया है, ठीक है। औचित्य का मतलब होता है औचित्य। अब हमने कहा भैया सारी चीज़ हम पढ़ के आ चुके हैं, हमने रस पढ़ा, हमने अलंकार पढ़ा, हमने रीति पढ़ा, हमने ध्वनि पढ़ा, हमने वक्रोक्ति पढ़ा। हमने कहा भाई सारी चीज़ें उचित मात्रा में प्रयोग की जानी चाहिए। कहाँ पे किस मात्रा में किस चीज़ को कितना रखना है, मतलब उचित अनुचित का प्रयोग ही औचित्य है। क्लियर है, समझ में आया? हमने कहा भाई साहब आपको कितना नमक, कितनी मिर्ची, कितनी हल्दी डालनी है। आपके पास खाना बनाने की सामग्री तो है, ठीक है, खाना बनाने की सामग्री आपके पास है, पर आपको कितनी कितनी मात्रा में क्या क्या डालना है वो आपको अगर नहीं पता है तो आपके खाना बना पाओगे? नहीं बना सकते। तो वही औचित्य है, ठीक है। क्षेमेंद्र जब आए तो क्षेमेंद्र ने कहा कि भाई साहब आपने सारी बातें तो कर ली, ठीक है, मान भी लिया हमने कि भाई ये रस काव्य की आत्मा है, अलंकार काव्य की आत्मा है, रीति काव्य की आत्मा है, ध्वनि काव्य की आत्मा है, सब कुछ मान लिया, वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है। पर भाई साहब जब तक इनका उचित मात्रा में उचित प्रयोग नहीं होगा तो कैसे संभव, कैसे होगा, ठीक है। तो ये सब के सब इन्होंने कहा कि उचित और वो प्रयोग होना चाहिए, जो जिस स्थान के अनुरूप हो और जहाँ सही हो उसी स्थान पर प्रयोग उचित कहलाता है। उचित का भाव ही औचित्य है, मतलब भिन्न भिन्न वस्तुओं का एक दूसरे की सापेक्षता में परस्पर अनुकूल औचित्य होना चाहिए, ठीक है, समझ गए? मतलब अब देखो उदाहरण देखो, कोई कितनी सुंदर हो, गले में मेखला पहना दो, नितंब पर हार लटका दो, हाथों में कंग वो पहना दो, नुपुर मतलब पायल पेनों में केनू
ना पहन ले अनुचित, मतलब कैसे तुम पहना दोगे, मतलब कितनी सुंदर उसको तुम कैसे पहनाओगे बताओ, सुंदर लगेगी क्या वो स्त्री। ठीक है, इस प्रकार आपको काव्य में भी ऐसी चीज़ें आपको पहनाना शोभा नहीं देगा। कंठे में गलान तंब फल के तारण हारण बा बाणेन प्रबंधनेन चरणे केरु केयुर्पाणेन वा स्वर्णेन प्रणते रिपणे करुणानानेन के हस्तान्यताम औचित्येन विना रुचेन प्रत्येन नालान करणे गुणा। फिर ठीक है, ये हो गए औचित्य के भी 6 भेद हैं। ठीक है, ये भी याद रखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। औचित्य के 6 भेद। अलंकारोचित, अलंकारों का मुख्य भाव की सृष्टि से प्रयोग होना चाहिए। गुणोचित, रसानुरूप प्रसाद माधुर गुणों का औचित। संगठनोचित, रस विषय इसका। ठीक है, प्रबंध का औचित। ठीक है, उसके बाद रीतियोचित, वैदर्भी गौड़ी पांचाली इनका प्रयोग। रसोचित, विवाह अनुभाव संचारी भाव इनका, ये सब हो गया आपके। ठीक है, क्लियर है, ये आपका क्या हो गया भाई साहब, औचित। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्लास। आज इतना ही रहने दे रहे, आप लोग बोर हो जाओगे, वैसे भी लंबी हो गई शायद क्लास, 1 घंटे की 1-1.5 घंटे की होने वाली है। ठीक है, अब बचेगी आपकी शब्द शक्तियाँ। ठीक है, तो देखते हैं हम आज ही इसकी वीडियो, अगर आपको या कल आपको इसकी वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। बचेंगी शब्द शक्तियाँ, उसके बाद जो भी बचेगा वो अगले वीडियो में आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।